जैसे अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, खनन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम साथ में इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, और भी टॉपिक है। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ने के लिए दिए थे, तो आपकी टेबल पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेबस सामने पड़ा होना चाहिए, साथ में पीवाईक्यू मेंस के पढ़े होने चाहिए, ताकि आप पढ़ने से पहले आप खुद भी इनको बार बार देखो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इनको, कहीं जो हमारे टीचर ने हमें दिए टारगेट कहीं गलत तो नहीं दिए। तो जैसे ये जो टॉपिक दिए गए थे, ये प्रीलिम्स में भी आपके काम आएंगे, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू साथ साथ देखते चलो, और मेंस के अंदर भी ये टॉपिक कहाँ काम आएंगे, जो सिलेबस में साफ लिखा हुआ है। संसाधन लिखा हुआ है, एक सिलेबस में लिखा हुआ है ना ज्योग्राफी वाले में, भारत सहित दक्षिणी एशिया के संसाधन। संसाधन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? संसाधन में जैसे खनिज तेल का क्वेश्चन पूछा है, पेट्रोलियम रिफाइनरी का क्वेश्चन पूछा है। एक है इंडस्ट्री अवस्थिति, जो है इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित होगी, विनिर्माण उद्योग कहाँ पे स्थापित होंगे, कितने क्वेश्चन आए हैं। सूती वस्त्र का क्वेश्चन आया है, इसमें फार्मा का आया है, चीनी उद्योग का क्वेश्चन आया है, जो नए आईटी उद्योग है उनका क्वेश्चन आया है। लगातार आपने देखा होगा क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, सिलेबस से ही आ रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि मैं बता दूंगा बहुत सारी चीजें, मैं आपको वैसे भी लिंक करके चलता हूँ, और कुछ चीजें आप सिलेबस देखते रहो, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस से यूपीएससी किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे इसकी बात करें, इसको कैसे लिखें, ये वैसे इजी था, मतलब आप जैसे इसमें एक इंडिया का मैप बनाते, आपने बनाया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा कि इसको भारत के मैप पे दिखा के, एटलीस्ट आपको दो चार चीजें तो याद होगी ना इसमें। जैसे आपको दिल्ली मुंबई आरती गलियारा याद होगा, आपको अमृतसर कोलकाता वाला आरती गलियारा याद होगा, कुछ आपको याद होगा। जैसे आपने जो औद्योगिक ये पढ़ा है एनसीईआरटी के अंदर, जो औद्योगिक केंद्र है बहुत सारे, संकुल जिनको बोलते हैं या परिसर जिनको बोलते हैं, वो पढ़ेंगे, उनको जोड़ के भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते थे इसमें, यदि आपको बिल्कुल नहीं पता हो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है। वैसे इसको लेकर नीति आयोग की कई सारी रिपोर्टें आई है, डेली कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है या करंट अफेयर में चर्चा में रहता है। तो जैसे आज नहीं पता हो आपको, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते आपको सब पता लग जाएगा कि मुझे डेली अपना टारगेट कैसे सेट करने हैं, और डेली में करंट अफेयर और न्यूज़पेपर से अपना कंटेंट कैसे निकालूं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 250 वर्ड में। तो इसकी डिमांड क्या है, भारत में औद्योगिक गलियारे, जैसे 2018 में मैंने मेंस लिखा था, उस समय जो चर्चा में था, नीति आयोग की रिपोर्ट में दो तीन गलियारे थे, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न, एक मुंबई वाला, एक कोलकाता वाला, दो ही गलियारे उसमें चर्चा में थे, ज्यादा और चर्चा में नहीं थे, और बन नहीं रहे थे उसमें, उतने मतलब खास नहीं थे। अभी तक आते आते आज की बात करें तो इसमें 10-11 गलियारे अब बन चुके हैं, मतलब उन जिन पे काम हो रहा है, मुख्य रूप से 4-5 गलियारे जिन पे काम काफी हद तक हो चुका है, और बाकी गलियारे और भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक चीजें आगे बढ़ रही है, आप बहुत सारी चीजें इसमें आप जोड़ सकते थे ना। तो ये बात है। तो भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है, एक तो ये बात है, इनका महत्व क्या है। आपको तो ये भी ज्यादा इसकी टेंशन नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको पता हो, सबसे पहले आप महत्व बता सकते थे। तो जैसे आप है ना, इसमें इंट्रो कैसा बन सकता है, इंट्रो इसमें दो तीन टाइप के बन सकते हैं। एक तो आप औद्योगिक गलियारों को थोड़ा समझा सकते हो, समझाना चाहो तो, कि औद्योगिक गलियारा क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या थोड़े शॉर्ट में बता सकते हो, औद्योगिक गलियारा क्या है, क्या है, एक तो ये बता दो, ठीक है, बताना चाहो तो। एक आप कोई इंट्रो में लेटेस्ट कोई घटना हो, डाटा हो कोई, है ना, डाटा देख के, जैसे इसमें नीति आयोग का आप बता सकते हो कि औद्योगिक गलियारा कैसे भारत की जो जीडीपी है ना, नीति नीति आयोग का दे सकते हो कि औद्योगिक गलियारे कैसे भारत की जीडीपी डाल सकते हैं, इससे इतना सुधार हो सकता है, ऐसे करके कोई लेटेस्ट घटना हो उसका एग्जांपल दे सकते हो। कैसा भी इंट्रो आ सकता है, लेकिन थोड़ा जुड़ा होना चाहिए औद्योगिक गलियारों से। अब बॉडी पार्ट में आते हैं, बॉडी पार्ट की मेन थीम क्या है, पहली थीम जो है, आप इनका बताओ, महत्व बताओ, ठीक है, क्योंकि ये 250 वर्ड में है, तो कम से कम 5-7-8 पॉइंट तक लिख सकते हो, 5+ तो आपको लिखना निकला है। इस बात को ध्यान रखो, मेंस में आपके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको आप 5 एटलीस्ट बातों से बताओ। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, बहुआयामी दृष्टिकोण बोलते हैं। यानी आपको अनेक मुद्दों के साथ बात करनी है, इंटीग्रेटेड तरीके से लिखना है कि एक चीज का कितने अन्य चीज के साथ प्रभाव होता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि गलियारों का क्या महत्व है, भारत की दृष्टिकोण से बताने हैं, तो आप इसमें से बता सकते हो महत्व को, नॉर्मली आप पॉइंट फॉर्म में रखो, तो इसका आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, इसका दूसरा पॉइंट हो गया, इसका सामाजिक महत्व क्या है, ठीक है, इसका व्यापारिक महत्व क्या है, इसका सस्टेन डेवलपमेंट जो एसडीजी है उसमें क्या महत्व है, इसका स्थानीय जो विकास है, क्षेत्रीय जो विकास है उसमें क्या महत्व है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे आपके पॉइंट होने चाहिए। इसका भारत में क्या महत्व है, गरीबी को कम करने में, रोजगारों को बढ़ाने में इसका क्या महत्व है, आधारभूत ढांचे को बढ़ाने में, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में औद्योगिक गलियारों का क्या योगदान है, लोकल जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने में क्या योगदान है। कितने अच्छे पॉइंट आपके पास है, देखो खुल आपके पास इतनी डाइवर्सिटी है। इसमें तो आपके पास एक निबंध लिखवाए ना कि औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है। औद्योगिक गलियारों का आप मतलब समझ गया ना, कि एक ऐसा आप कह सकते हो कि सड़क और रेल मार्ग का जाल हो गया एक तरह से, जो कई राज्यों के कई शहरों को
आप ऐसा भी कह सकते हो गांवों को कई शहरों के साथ, कई राज्यों के साथ में आप ऐसा कह सकते हो कि जो कच्चे माल वाले क्षेत्र है या जहां से कोई प्रोडक्ट बनता है उसको मार्केट से भी जोड़ता है। आप एग्जाम्पल के लिए देखो, जो दिल्ली और मुंबई का गलियारा है, दिल्ली और मुंबई का औद्योगिक गलियारा किस किस को जोड़ता है? आप ऐसा कह सकते हो दिल्ली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को जोड़ता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो उत्तरी जो राज्य हैं, आप ऐसा विशेषकर हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, इनका जो रॉ मटेरियल है या यहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट है, यहाँ पे बहुत सारा उत्पाद जो होता है उसको कहीं ना कहीं गुजरात और मुंबई की जो बंदरगाह वहां तक पहुंचाता है और वहां से फिर यूरोप की ओर सप्लाई होता है। तो एक एक औद्योगिक गलियारे का देश के ना केवल डेवलपमेंट, जीडीपी, रोजगार, स्थानीय विकास में योगदान है, अपितु देश का निर्यात सेक्टर में भी कितना योगदान है, ऐसे करके इस चीज को आप एग्जाम्पल देके बताओगे ना। एक तो ये हो गया, देखो ये मैं डिमांड आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्थिक सामाजिक अलग दृष्टिकोण से इसको बताओ, ठीक है। अब दूसरा है औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षण बताइए, ठीक है। इसकी सेकंड डिमांड ये है, यानी 3 पेज में है ना, तो आप कोशिश करो एक एक पेज में ये बात आनी चाहिए आपकी महत्व वाली, और एक पेज में जो औद्योगिक गलियारा है। तो औद्योगिक गलियारों में आपके पास 11 आपको याद नहीं रहे और 11 इसमें स्पेस भी नहीं है, 11 के 11 हम सारे के सारे बता दें, तो उसको दिखा दो इंडिया के मैप से। जैसे इसको मैं वहां बताने की कोशिश करता हूं। तो इंट्रो पार्ट में क्या करोगे कि आप ऐसा लिख सकते हो कि औद्योगिक गलियारों का देश की जीडीपी में कितना योगदान हो सकता है। जैसे हमारा जो टारगेट है ना कि जैसे हमारे देश की जीडीपी अभी 5 ट्रिलियन होने जा रही है और 2050 तक हमने इतनी ट्रिलियन जीडीपी का योगदान रखा है, तो उसमें औद्योगिक गलियारों का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप इंट्रो में ये भी बता सकते थे, सिंपल इंट्रो लिख सकते थे, ठीक है। जैसे आराम से ना इसको तोड़ के लिखोगे, एकदम अच्छे से लिखोगे तो हो जाएगा इजीली, है ना। जैसे पहली लेते हैं हेडिंग कि इसका महत्व बताना है कि भारत में औद्योगिक गलियारों का महत्व है। तो आपको आराम से एक हेडिंग देनी चाहिए थी इसमें, महत्व क्या है। महत्व में जैसे हेडिंग दी हमने और अपना पहला पॉइंट लिखा। सबसे पहला हम लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद में, यानी जीडीपी में। इसको आराम से लिखो, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, यानी जीडीपी में योगदान। तो जो भी आपके पास कुछ डाटा है उनको देखे बताओ कि औद्योगिक गलियारों का जीडीपी में कितना बढ़िया योगदान हो सकता है। दूसरा आप योगदान लिख सकते हो निर्यात में, एक्सपोर्ट में। आप ऐसा कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट है ना उसका आधार ही यही है, आधार है कौन से, औद्योगिक गलियारे। क्यों एक्सपोर्ट ऐसे कैसे होगा, आप जानते हो जैसे अमृतसर से कोलकाता के मध्य जो कॉरिडोर है, तो आप एक बंदरगाह कोलकाता वाला हो गया, यानी जापान की तरह में कोई प्रोडक्ट भेजना हो, कहाँ का, उत्तर भारत का, हिमाचल का, हिमाचल के सेव, एग्जाम्पल के लिए हिमाचल के सेव और उनसे बनी हुई चीजें आपको जापान भेजनी हो, तो अमृतसर अमृतसर वाले रास्ते से कोलकाता की ओर जाएगा, कोलकाता से बंदरगाह और जापान की ओर जाएगा। तो निर्यात एक्सपोर्ट हुआ ना। ऐसे ही आप जानते हो हमारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल है, गेहूं चावल अच्छा है, हरित क्रांति प्रदेश। ये निर्यात करने के लिए अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिए हैं, हमारे पास अच्छे गेहूं भी है, चावल भी है, या हमारे पास फ्लोर मिल भी है, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे है। अब इनकी सप्लाई कहाँ करेंगे? सप्लाई के लिए दो चीजें चाहिए, डोमेस्टिक सप्लाई। तो डोमेस्टिक सप्लाई कैसे होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। जैसे आप देखोगे विशेषकर पंजाब हरियाणा के जो डेयरी प्रोडक्ट है या जो खाद्यान्न प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएंगे, विशेषकर जैसे दिल्ली जाएंगे या मुंबई जाएंगे, क्योंकि भारी जनसंख्या कहाँ पे, यहाँ पे। तो औद्योगिक गलियारा अपॉर्चुनिटी देता है एक जगह के स्थान के लोगों का जो माल होता है या प्रोडक्ट होता है उसको सप्लाई करने के लिए। तो देश के निर्यात में इसका योगदान है कि नहीं? आप डाटा देके बताओ, एग्जाम्पल देके बताओ कि कितना योगदान है। एग्जाम्पल हमने लिखा कि कैसे, मतलब दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डीएमआईसी ने कैसे उत्तर भारत के जो आप कह सकते हो कृषि कृषि आधारित या पशुपालन आधारित जो प्रोडक्ट है, इसको आप कह सकते हो खाद्य प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कह सकते हो। प्रसंस्करण उद्योग में कितना बड़ा योगदान देता है, किसकी सफलता है, ये डीएमआईसी की सफलता है, या आप कह सकते हो जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी सफलता है। एग्जाम्पल देखिए आपने लिखा, साथ साथ एग्जाम्पल भी होनी चाहिए, ठीक है। निर्यात में योगदान है। फिर तीसरा क्या, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, स्थानीय या आप कह सकते हो स्थानीय विकास आ जाएगा इसमें। इसमें आपका कुटीर उद्योग भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आ जाएंगे, क्योंकि ये भी तो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसकी सप्लाई कहां करेंगे। अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो सप्लाई होगी ना, ठीक है। स्थानीय विकास को बढ़ावा देते हैं, यानी इसको आप कह सकते हो सतत समावेशी विकास में योगदान, सतत समावेशी विकास में योगदान, या इसमें भी लिख सकते हो सबका साथ सबका विकास पॉसिबल होगा इसमें,
ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करो जो अच्छी, आप अभी गवर्नमेंट के अच्छे कीवर्ड देख रहे हो ना, अच्छी चीजें, वो अपने आंसर में मिलाओ। सबका साथ सबका विकास पॉसिबल होगा किससे? औद्योगिक गलियारों से। इसके अलावा क्या फायदा होगा? पर्यटन, पर्यटन तो हो सकता है, पर्यटन भी हो सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो पर्यटन भी आएगा वहां पे, ठीक है, पर्यटन भी जोड़ सकते हो। इसके अलावा और महत्व क्या है, कितना महत्व हो गया इसमें ना, हाँ, आधारभूत ढांचे का विकास, इससे ये सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, आधारभूत ढांचे का विकास होता है। जब कॉरिडोर बनते हैं ना, तो ना केवल रेल मार्ग, है ना, बल्कि जो आप देखोगे, जैसे ये आप दिल्ली मुंबई वाला देखोगे, तो कितने अच्छे एक्सप्रेस वे बन गए, ट्रक ट्रक आराम से वहां से जा सकते हैं, कम समय में जा सकते हैं। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो आधारभूत ढांचे का है, तो आप ये कह सकते हो इसमें कहीं ना कहीं जो अपना माल ढुलाई है, माल ढुलाई में अब गति आ जाएगी। पहले एक ट्रक को पहुंचने में या रेलगाड़ी को पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक अब जाम की समस्या कम होगी, और आसानी से अपना जो देश की कहते हैं ना, देश की आर्थिक जीवन रेखा के आधार होते हैं औद्योगिक गलियारे। तो ऐसे करके आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऐसे नॉर्मली आपके सामने बता रहा हूँ, खुल के आंसर को खोलो, कीवर्ड में लिखो, विद एग्जांपल लिखो, है ना। तो एक पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट कौन सा था इसका, कि प्रमुख औद्योगिक गलियारे, है ना, उनका बताना है। सेकंड पार्ट था तो प्रमुख जो औद्योगिक गलियारे हैं उनको चिन्हित करते हुए बताना है। सेकंड डिमांड ये थी, प्रमुख औद्योगिक गलियारे को बताना है, ठीक है। तो इसमें तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार, मतलब ज्यादा ये याद हो तो कुछ मुझे एग्जाम्पल के लिए देख के बताओ, है ना। और तुरंत आपको मन में ये होना चाहिए कि यार इंडिया का एक मैप बना देते हैं यहाँ पे, ना। और मैप की प्रैक्टिस कैसे करोगे, अभी कर लो। आपके जो एनसीईआरटी में मैप दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बनाना सीख जाओगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो बनाना कैसे सीखोगे। देखो ये बन गया, ठीक है। अब एक इंडिया के मैप में आप क्या करो, जैसे अभी हमारे पास 11 कॉरिडोर है, उसको दर्शाने की कोशिश करो। 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 3 बार प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। जो पढ़ा हुआ है उसको ही बार बार रिवीजन करने की कोशिश करो, आगे मत भागो। कई बच्चे जैसे अभी कमेंट में भी लिख रहे थे, सर हिस्ट्री में क्या पढ़े हैं, अब आगे के बता। तो पहले यार जो चल रहा है उसको तो ढंग से कर लो, यही तो सबसे बड़ी कमी होती है, ठीक है। तो जो चल रहा है उसको ढंग से कर लो। जैसे एनसीईआरटी अभी ज्योग्राफी चल रही है, तो इसको ढंग से कर लो, 10 बार पढ़ लो। कई बच्चे कैसे, हमने पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लो फिर बार बार पढ़ोगे उतना याद रहेगा ना। तो जैसे पहला हम कॉरिडोर बनाते हैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई में हो गया, तो आपने पहला इसमें लिखा DMIC हो गया, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो गया। एक जो अमृतसर वाला है, अमृतसर से कोलकाता वाला हो गया, यहाँ पे कोलकाता है, ठीक है, यहाँ पे अमृतसर है, तो ये सेकंड वाला कॉरिडोर हो गया। आराम से बना रहे हो, देखो इनको, ज्यादा कोई टफ है ही नहीं। एक आप जानते हो यहाँ चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा बेंगलोर, हाँ बेंगलोर बना दो, चेन्नई और बेंगलोर, ये तीसरा हो गया। चेन्नई बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, ठीक है। एक 4 नंबर यहाँ से हो गया, चेन्नई से विशाखापट्टनम हो गया, ये 4 हो गया, चेन्नई विशाखापट्टनम, है ना। विशाखापट्टनम यहाँ पे बंदरगाह लोकेशन है। तो ये कनेक्टिविटी दे रहा है, उसमें महत्व में एक वर्ड आ जाता, कनेक्टिविटी का आ जाता, आसान कनेक्टिविटी। कैसे, मतलब जो आंतरिक इलाके हमारे हैं, गांव के इलाके हैं, कई पिछड़े इलाके हैं, उनको जोड़ता है सीधा मार्केट से, सीधा बंदरगाह से जोड़ता है। तो जैसे आप एग्जांपल दो कि हिमाचल में बैठा व्यक्ति अपने सेव और सेव के बदले उनके जो प्रोडक्ट है, जूस हो गया, या उनके जो आप जानते हो उनके जेम प्रोडक्ट हो गए, या वहां पे बहुत सारे इकोनॉमिक जो सेज वगैरह आपने देखा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाते हैं, इकोनॉमिक जो आर्थिक जोन बनते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट बाहर पहुंचाएगा, कैसे कोलकाता तक पहुंचाएगा। तो यहाँ वाले एरिया आप देखना, जम्मू कश्मीर विशेषकर, इसके अलावा लद्दाख का कोई एरिया हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, इनके जो प्रोडक्ट कहाँ आएंगे, या तो इस रास्ते आ सकते हैं, ये बढ़िया रास्ता है, तो इस रास्ते वो मुंबई भी आ सकते हैं, वो इस रास्ते कोलकाता भी जा सकते हैं। यानी बंदरगाह लोकेशन आंतरिक, ना केवल देखो यहाँ के जो प्रोडक्ट है दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में भी आएंगे, क्योंकि बड़ी जनसंख्या कहाँ पे रहती है, शहरों में, तो जो डोमेस्टिक जो सप्लाई होगी वो भी इनके माध्यम से हो सकती है। और यहाँ से जैसे इस रास्ते हम कहाँ जा सकते हैं, जापान की ओर जा सकते हैं, चीन की ओर जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ओर जा सकते हैं, और इधर से किस, गुजरात के जो बंदरगाह है, ठीक है, इन कॉरिडोर के माध्यम से हम जा सकते हैं यूरोप की ओर। यूरोप मार्केट अच्छा है, यूएस का मार्केट अच्छा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट का मार्केट बहुत अच्छा है, यहाँ से मिडिल ईस्ट भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी, ये कौन प्रदान करता है, डीएमआईसी कॉरिडोर। तो ये एग्जांपल आपने दिखाई, 4 हो गए। एक होता है विशाखापट्टनम को जोड़ता है कोलकाता से, ये 5 नंबर का, जिसको बोलते हैं पूर्वी गलियारा है, पूर्वी आर्थिक गलियारा या औद्योगिक गलियारा हो गया, 5 हो गए ना। इसके अलावा कौन से होंगे, देखो ये शहरों को आपस में जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, याद रखना। जैसे मैंने भी 1-2 बार पढ़ा, 1-2 बार मैप की प्रैक्टिस की और याद होने लग गया। जैसे अब बेंगलोर से हम जाएंगे हैदराबाद की ओर, जैसे हैदराबाद यहाँ पे है ना, तो हैदराबाद की ओर हो गया, इनको नाम देते जाओ ऐसे। ये हो गया कितना, 5 हो गया ना, 6 वाला हो गया, 6 को क्लियर हो गया। यहाँ से हैदराबाद से एक नागपुर है, नागपुर की ओर हो गया,
ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर वारंगल है आंध्र प्रदेश, उधर हो गया 8 नंबर वारंगल में हो गया। ठीक है, 9 कहाँ से लें? एक यहाँ से है नागपुर और दिल्ली के मध्य एक है 11 नंबर का, नागपुर दिल्ली में 11 है। इसके अलावा आप यहाँ तक आ गए, हम 8 तक बच चुके हैं ना, 8 हो गए। एक बेंगलोर मुंबई भी है, बेंगलोर मुंबई 9 हो गया। एक बेंगलोर कोची है, ऐसे करके हो गया। कितने तो हो गए ना, लगभग आ गए। देखो ऐसे याद रख सकते हो आप, मोटा मोटी हो गए 9 10, एक बच गया होगा शायद कोई, है ना। चलो, तो ऐसे करके मोटा मोटी आप यदि इस मैप पे दर्शा दे तो आपका ये काम हो गया कि प्रमुख औद्योगिक गलियारों को बताओ। आपको मोटा मोटी काम हो गया इसमें। अब इसमें आप एक्सप्लेन करना हो तो ये कर दो पहले, जैसे डीएमआईसी है, इसकी प्रमुख विशेषता एप्लीकेशन पूछा ना उन्होंने, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, लगभग इसकी कितना है, 1600 किलोमीटर है, कितना है ये वो लिख दो। ये मतलब आप कह सकते हो रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। एक्सप्रेस वे आजकल हो गए सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये किन किन राज्यों को जोड़ता है, राज्य लिखो यहाँ पे, इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, राजस्थान, है ना, इसको लिखो। इससे फायदा क्या होगा, उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत के जो प्रोडक्ट होंगे उनको कहां पहुंचाएगा, बंदरगाह लोकेशन तक पहुंचाएगा। ऐसे करके इनकी विशेषताएं बतानी है, फिर ज्यादा कुछ नहीं बचा। देखो आपने विशेषताएं बताई, फिर आप अमृतसर कोलकाता वाले की विशेषता बताओगे। ये किसको जोड़ता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, है ना, इनको जोड़ता है। आगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, इस तरफ जोड़ता है। ठीक है, इसकी कितनी लंबाई कितनी है, इसका लाभ किसको मिलने वाला है, फायदा क्या होता है, देश की इकोनॉमी में इसका क्या योगदान हो सकता है, ऐसे करके फिर, है ना। जैसे इनका बताओगे ना आप, चेन्नई और बेंगलोर को बताओगे तो ये आईटी वाले सेक्टर है, साउथ इंडिया वाले इस क्षेत्र को देखोगे तो ये आईटी हब है। या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप देखोगे, ट्रैक्टर, गाड़ियां यहाँ पे काफी बनती है। तो और बेंगलोर में आईटी हब भी है, तो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब बनते हैं, तो उसका भी तो सप्लाई होता है ना, बहुत सारे से आप कह सकते हो कंप्यूटर वगैरह, चिप वगैरह ये बनती है। तो इनका भी सप्लाई मुंबई की ओर, मुंबई भी इनका एक है। यहाँ बेंगलोर से दिल्ली की ओर भी एक कॉरिडोर आ रहा है, ठीक है, चेन्नई की ओर जा रहा है। तो अलग अलग इनकी विशेषताएं बता सकते हो। ठीक है, ये बॉडी पार्ट का सेकंड पार्ट था। और सबसे इनोवेशन आपको क्या करना है, आपको ये तो करना ही करना है, मैप तो बनाना ही बनाना है। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप नहीं है तो फिर मजा ही नहीं है। फिर हर एक क्वेश्चन में मैप आना ही चाहिए, क्रिएट कर लो उसको ना, सीखना चाहिए। तो ये हो गया। और लास्ट में फिर निष्कर्ष कैसा लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। आप कह सकते हो, कह सकते हैं कि जो औद्योगिक गलियारे होते हैं हमारे देश के न केवल जीडीपी में योगदान देते हैं, अपितु जो देश का सस्टेन डेवलपमेंट है उसमें भी अहम योगदान देते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इनको हम कह सकते हैं, ऐसा करके। चलो, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ, लॉजिस्टिक कोर्स सब हो गया मतलब। तो इस तरीके से आप लोगों ने बनाया था मैप, इंडिया का एक मैप बनाया नहीं बनाया इसमें आपने? ये इसकी मेन डिमांड थी कि एक इंडस्ट्री कॉरिडोर का आप इंडिया का मैप जरूर बनाते, है ना। ज्यादा याद नहीं रहे, जैसे मुझे भी कंफर्म पता नहीं था कि मैं याद रखूंगा नहीं रखूंगा, लेकिन मोटा मोटी इसमें दर्शा दिया तो अपना काम बन जाएगा अब, है ना। विशाखापट्टनम चेन्नई का आ तो गया था, और कौन सा रह गया, और कौन सा आप बोल रहे हो? कन्याकुमारी वाला वो नहीं है अभी, अभी 11 ही पहचान की गई जिनकी, है ना। इतने कॉरिडोर याद रह जाएंगे आप, है ना, जैसे आप मॉडल आंसर वगैरह देखोगे ना तो याद रह जाएंगे। चलो, इसके मॉडल आंसर पे आते हैं। और मॉडल आंसर यही है जो मैंने आपको समझाया, मोटा मोटी मॉडल आंसर यही है, अलग से इसमें ज्यादा नहीं है। तो ये प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। जैसे ये कल मैंने भी कल पढ़ा था टॉपिक, है ना, तो 2 बार इसको रफ कॉपी में मैप बनाए, 2-3 बार प्रैक्टिस की और याद रह गया। फिर बीच में एक आध मिस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैप में आपने मोटा मोटी दिखा दी ये सब चीजें, है ना। तो इंट्रो में क्या लिखोगे, जैसे ही मैं अभी पढ़ रहा था, करंट अफेयर में पढ़ रहा था कि हाल ही में क्या हुआ है, भारत सरकार और एशियाई जो डेवलपमेंट बैंक है उनके बीच में औद्योगिक गलियारों को लेकर एक 250 मिलियन का क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, जो अपने जो औद्योगिक गलियारे हैं उनको बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं। जैसे डीएमआईसी कॉरिडोर को कौन दे रहा है फंडिंग, जापान से फंडिंग मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा करके थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये करंट का मैंने डाला है, जैसे आप चाहो तो औद्योगिक गलियारों को शॉर्ट में लिख दो, या ऐसे क्वेश्चन में करंट अफेयर की एक अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास कि वो डाल दो। तो बढ़िया सा इंट्रो देखो कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ इनको पता है कि हाँ अभी क्या चल रहा है इसमें, तो ये भी पता है। अब है मेन डिमांड की
भारत में औद्योगिक गलियारों का महत्व क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। सही बात है। आपने देखा ना कैसे जो इवन आप इसमें कुटीर उद्योग भी बता सकते हो। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि चीन आज मतलब जो विनिर्माण सेक्टर है या जो निर्यात है, वस्तुओं के निर्यात में आगे क्यों है? भारत से या अन्य देशों से आगे क्यों है? क्योंकि चीन के जो हर एक गृह क्या बोलते हैं उसको? बैकग्राउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो उनका आंगन होता है, ऐसा कह सकते हैं कि हर एक घर के अंदर इंडस्ट्री है वहाँ पे। मतलब कुटीर जो उद्योग होते हैं या जो अन्य स्पेशलाइज़्ड इंडस्ट्री होती है, वो उनके घरों में है। वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति उनके गाँव जो होते हैं, जैसे कुछ दोस्त चीन में रहते हैं, वो बताते हैं कि मतलब यहाँ पे अपना एक जिला जो होता है ना, ये एक जिला, ये एक राज्य जितना प्रोडक्शन करता है, उतना एक गाँव प्रोडक्शन कर देता है वस्तुओं का। मतलब इतना अच्छा वो करते हैं उनका। उनको इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या इतना अच्छा सरकार के द्वारा उनको सहूलियत दी गई है कि उनके गाँव जो होते हैं ना, गाँव एग्रीकल्चर गाँव नहीं है। अपने वाले ज़्यादातर गाँव कैसे एग्रीकल्चर गाँव है ना? मतलब वहाँ वाले गाँव है, निर्यात और वस्तुओं की सप्लाई करने वाले गाँव है या सर्विस सेक्टर के गाँव है वहाँ पे। तो ये थोड़ा-सा अपने हैं। तो अपने भी यहाँ अपॉर्च्युनिटी होगी, जो अपने छोटे क्लस्टर या औद्योगिक क्लस्टर होंगे, उनका विकास कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अच्छा होगा, तभी तो हो पाएगा, तभी तो वो सप्लाई कर पाएँगे। तो उद्योगों को बाज़ार से कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है? औद्योगिक गलियारे प्रदान करते हैं। एग्ज़ाम्पल दिया कि दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा जैसे इन राज्यों को कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है, वो एग्ज़ाम्पल हो गया। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं ना, आजकल भारतमाला, सागरमाला ये सब चल रहे हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं आपस में। तो कहीं न कहीं परिवहन और सड़क का, रेल मार्ग का विकास होगा, एनर्जी, विद्युत का विकास होगा, जल आपूर्ति, लॉजिस्टिक हब, ये सारे बन जाएँगे, ठीक है? इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। रोज़गार सृजन में फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से गरीबी कम होगी, रोज़गार सृजन में फ़ायदा होगा। जब ये गलियारे बनते हैं, तो तभी तो कितने लोगों को रोज़गार चाहिए। गलियारे बनने के दौरान आपकी जो स्टील उद्योग है या आपका सीमेंट उद्योग है, वो किन पर डिपेंड करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, उस देश की इंडस्ट्री, लो आयरन इंडस्ट्री या सीमेंट इंडस्ट्री बहुत काम करती है। उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिलते हैं? सड़क के दौरान कितने लोगों को रोज़गार मिलते हैं? कितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस पे ग्रो करती है। तो ऐसा कहते हैं कि आधारभूत ढांचे का विकास हमेशा चलता रहना चाहिए। आज आप दुबई का या इनका एग्ज़ाम्पल दोगे, मिडल ईस्ट कंट्री का, तो वहाँ पे कितने रोज़गार क्रिएट हुए हैं इनकी वज़ह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वज़ह से। तो औद्योगिक गलियारे इस चीज़ में बड़ा योगदान देते हैं, किसको लेकर? गरीबी को कम करने में और रोज़गारों को बढ़ाने में। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत को एक मजबूत भागीदार बनाता है, सही बात है। सप्लाई चेन तो क्रिएट होती है ना, लॉजिस्टिक हब बनते हैं, निर्यात में वृद्धि होगी, विनिर्माण सेक्टर हब बनेंगे और सतत समावेशी विकास में योगदान देंगे। विशेषकर इसमें आप कह सकते हो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका प्रोडक्शन होता है, कुटीर उद्योग का प्रोडक्शन होता है, महिलाओं के बहुत सारे समूह होते हैं, ठीक है? उनका प्रोडक्शन होता है, तो सब इससे जुड़ते हैं, विकास की धारा से जुड़ते हैं। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो कैसे शहरों तक या विदेशों में उनकी सप्लाई करेंगे, तो औद्योगिक गलियारे ही अपॉर्च्युनिटी प्रदान करेंगे। विदेशी निवेश कब आकर्षण होगा? उसका आकर्षण तभी होगा जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। क्योंकि कोई भी बाहर से निवेशक यहाँ पे आएगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा या किसी कंपनी में निवेश करेगा, तो वो ये ज़रूर देखेगा कि वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है। तो ये सब चीज़ें मिलके ही देश के जो जीडीपी है उसको आगे बढ़ाती है बाद में। तो इसमें कितने पॉइंट आ गए? 6 पॉइंट आ गए लगभग, है ना? और इसके अलावा औद्योगिक गलियारे और उनके लक्षण क्या हैं? जो मेन एक सेकंड डिमांड पूछी गई थी ना कि आपको ये भी बताना है कि कुछ प्रमुख औद्योगिक गलियारे बताओ और उनके अभिलक्षण बताओ। देखो 250 वर्ड में तो इतने पास अपॉर्च्युनिटी है कि 11 के 11 लिखें। उनको तो मैप पे बनाना मेरे हिसाब से ठीक था। क्योंकि 11-11 लिखेंगे तो 4 पेज भर जाएँगे, उनकी विशेषता बताएँगे। इसको लिखते समय मेरे सामने भी चैलेंज था, ठीक है। तो जैसे क्या है, पहला है औद्योगिक मुंबई आर्थिक गलियारा, इसके बारे में विशेषता बताओ। जो इम्पोर्टेंट है उनको आप ऊपर रखो, उनको बताओ पहले। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हमने इसको पहले रखा है, डीएमआईसी को, दिल्ली किन-किन राज्यों को जोड़ता है, कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है, जापान द्वारा इसको फंडिंग है। विनिर्माण क्षेत्रों को ये कैसे पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ता है, आसान पहुँच, यूरोप के बाज़ारों तक कैसे मतलब अपने जो प्रोडक्ट होंगे उनकी पहुँच होगी वहाँ पे, ये बता सकते हो। एक इंडिया का मैप बनाओ और उसमें सारे के सारे दिखा दो, ठीक है? जैसे यहाँ पे सारे के सारे आ गए अब। दोबारा एक बार रिवीजन करा दूँ कि पहला कौन-सा है? दिल्ली, मुंबई वाला हो गया, 1 हो गया। दूसरा वाला हो गया अमृतसर, कोलकाता से हो गया। अमृतसर, कोलकाता का हो गया 2 नंबर। 3 है चेन्नई, बैंगलोर। 4 है चेन्नई, विशाखापट्टनम। 5 है पूर्वी तट वाला, विशाखापट्टनम से कोलकाता की ओर है 5। जो 6 नंबर यहाँ पे मतलब हैदराबाद से नागपुर की ओर 6 नंबर है। 7 नंबर हैदराबाद से वारंगल है, ठीक है? अच्छा 8 नंबर ये बेंगलुरु से हैदराबाद है 8 नंबर, 9 है मुंबई बेंगलुरु, 10 कोची वाला हो गया और 11 हो गया नागपुर से दिल्ली वाला हो गया। आप एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो तो सही, और ये क्वेश्चन बहुत जगह आएँगे, आपके जीएस 3 में भी आएँगे, जीएस 1 में भी आएँगे, आपके किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है, ज्योग्राफी जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी आएगा। तो एक तीर से कई शिकार करो, मतलब कम पढ़ाई में ज़्यादा मतलब आउटपुट लेके आओ, ये इसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में बता दिया हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
तो अभी जैसे आगे कभी आ गए तो आपके माइंड में ये रहेगा ना कि मेरा आंसर का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, मुझे किन बातों पे ध्यान रखना है, 250 वर्ड में तो किन चीजों को फोकस करना है। ठीक है, एकदम क्लियर है ना मामला। इसमें इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, उसका नहीं पहुंचा है, इसमें वो डिमांड नहीं है। जैसे रीति यादव आपने लिखा है इसमें इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, वो तो होने को तो किसी में भी हो सकता है ना, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं थी वो। हाँ, वो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर आप कह सकते हो, वो एक तरह से इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो रेल वाले हुए ना, लेकिन ये थोड़ा सा औद्योगिक गलियारे हैं ना। हाँ, इसमें भी आएंगे, जैसे आप कह सकते हो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। संदीप साके कोई बात नहीं, अभी आप है ना, मतलब यही तो डिमांड है कि आप है ना 10-11 मिनट में जो है ना, कैसे आप उस चीज को मैनेज करते हो। बाकी ऐसे तो मैं आपको आंसर दूं, आप 1 घंटे लेके बैठे रहो, उसको कर दोगे, कोई कर देगा अच्छा आंसर, तो कोई कर देगा 1 घंटे में। टाइम की तो दिक्कत है ना, और यही तो हैबिट आपकी बनानी है यहाँ पे लाइव क्लास का, और फायदा क्या है। ठीक है, सब बच्चे मैसेज बहुत अच्छे लिख रहे हैं कि हाँ हम भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश तो करो, मतलब मैं चाहता हूँ कोशिश करो, ताकि देखो ना, आप जितने भी अभी तक मॉडल आंसर हमने देखे हैं या डिस्कशन हुआ है क्लास में, तो आपने जो अटेम्प्ट लिए हैं, एक तो अटेम्प्ट आपने लिया है या नहीं लिया, तो आप उसमें फर्क देखना। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया ना, वो क्वेश्चन हमेशा आपको माइंड में रह जाएगा, और आपने अटेम्प्ट ही नहीं लिया, कोशिश ही नहीं की, तो वो फिर याद नहीं रहेगा। तो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना। हाँ, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्लियर है एकदम। देखो ये क्वेश्चन मुझे भी इतना नहीं आ रहा था, जैसे कल शाम को मैंने ये देखा, तो मैं जब पढ़ रहा था अपने लिए कुछ करंट अपडेट करा, तो वहां पे मैंने ये देखा, औद्योगिक लिया एक मैगजीन में आया हुआ था, करंट मैगजीन में देख रहा था, जैसे विजन वाली मैगजीन, उसमें पढ़ रहा था मैं अपने लिए, इकोनॉमिक्स जीएस 3 के लिए तैयार कर रहा था। और कल ये अपना वाला टॉपिक था भी उसमें, तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, जीएस 1 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया। और क्वेश्चन का नेचर आपने देख लिया होगा, अभी इतने दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए आपने पता लगा लिया होगा, यूपीसी मेंस एग्जाम में करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उसका वेटेज है। ठीक है, केवल स्टैटिक पार्ट उसमें नहीं आने वाला है। अंशुल नागौर, आराम से आप है ना मैप की प्रैक्टिस कर लो, इंडिया का वर्ल्ड का मैप बनाना शुरू कर दो, छोटे छोटे मैप भी बना लो, कहीं कहीं केस स्टडी आती है तो छोटे मैप भी बना सकते हो वहां पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आपको, आप ना लगातार एक थीम देखना, ये थीम बनी हुई है लगातार, एनर्जी की एक थीम बनी हुई है, ऊर्जा की एक थीम बनी हुई है। कभी उसने क्वेश्चन पूछ लिया पवन ऊर्जा पे, कभी उसने पूछ लिया सौर ऊर्जा पे, इस साल आ सकता है कोई हाइड्रोजन पे आ सकता है, या सीएनजी पे आ सकता है, हाइड्रोजन ऊर्जा पे आ सकता है। पहले जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे, वो खनिज तेल और पेट्रोलियम को लेकर आते थे। अभी एनर्जी में क्या चल रहा है, अभी सबसे ज्यादा हाईलाइट ये है, इस साल या अगली साल सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हम इसमें ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं। और जैसे ऐसे क्वेश्चन में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप है ना एनर्जी सेक्टर को साथ लेके चलो, यानी थीम पकड़ना सीखे, जिस दिन जल जल वाली थीम होगी, भूमि की एक थीम है, ऊर्जा की एक थीम है, जलवायु की एक थीम है, यही तो हमें सीखना है प्रैक्टिस करते हैं। पीआईक्यू का सबसे बड़ा योगदान होता है। और जैसे अभी मैं बहुत सारे जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है, अभी मुझे काफी दिखा, इस बार भी मेंस लिख रहे हैं वो, तो वो मुझे अपने आंसर दिखाते हैं कभी कभी, तो वो लोग पीवाईक्यू को वेटेज दे रहे हैं। उनका भी ये मानना है, जैसे मैं डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि मतलब कोचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से अजीब टाइप के होते हैं, वो क्यों बनाते हैं वो समझ में नहीं आता, उसके पीछे वो कभी वो उद्देश्य से नहीं होता है, एक समावेशी वाला। यूपीसी जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो सिलेबस के हर एक पॉइंट को ध्यान में रखता है, उसका एक दृष्टिकोण होता है कि सिलेबस के सारे पॉइंट से हम क्वेश्चन बना पाए, तो वहां पे एक समावेशी दृष्टिकोण मिलेगा, और वो सभी लोगों को ध्यान में रखते हैं। कोचिंग वाले अजीब टाइप के बनाते हैं, वो थोड़ा सा जटिलता की ओर ज्यादा जाते हैं, जो यूपीसी में कम क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यू से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद अभी पीवाईक्यू को लेकर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो इससे फायदा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक थीम है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट लो, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। जैसा भी आप कर सकते हो, और क्वेश्चन आता है, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है वैसा ना। चलो 10 मिनट आपको दिए जाते हैं, आराम से करो इनको। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आगे आने वाले वक्त में, जैसे आपके इस साल, अगली साल 2025 में आप दोगे एग्जाम, तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा आने की बड़ी संभावना रहती है। कि सौर ऊर्जा भी बहुत ज्यादा, इसमें नई नई योजनाएं भी आई, आपने देखा होगा, जैसे एक पीएम किसान किसान योजना है, कुसुम योजना है, अभी जो रूप टॉप सोलर योजना है जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, ऐसे बहुत सारी स्कीम इसमें चल रही है, तो ऐसी चीजें आपकी ज्यादा आनी चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए था, आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छा ही लिखा होगा इसमें। इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, तो पहले आप इसको तोड़ लो, क्वेश्चन को तोड़ना जरूरी है, कि जैसे भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, तो आप
जैसे रफ में सोचोगे या रफ में लिखोगे तो बॉडी पार्ट में पहली थीम कौन सी होगी कि भारत में आपको सौर ऊर्जा की संभावना बतानी है, कौन कौन सी इसमें संभावनाएं है ये बतानी है। ठीक है, संभावना बताना है। एक तो बॉडी पार्ट की डिमांड ये है। दूसरी बॉडी पार्ट की डिमांड क्या है कि इसमें विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं क्यों है, क्षेत्रीय भिन्नताएं, इसको क्षेत्रीय भिन्नताओं को विद एग्जाम्पल आपको बताने हैं। ठीक है, भिन्नताओं को बताना है कि क्यों इसकी भिन्नताएं हैं, क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। एक इसमें आ सकता है, चाहो तो आप है ना समाधान लिख सकते हो कि कैसे हम समाधान करें इनका, क्षेत्रीय भिन्नताओं का समाधान क्या हो सकता है। 3 इसके आयाम है बॉडी पार्ट के, जो आपने इस पॉइंट पे लिखा होगा। अब आप देखो अपने आंसर में चेक करो उसको कि क्या आपने हेडिंग देके आराम से सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाओं को बताया है। प्रचुर संभावनाओं में आपने क्या क्या बताया है, प्रचुर संभावना में आपने क्या भौगोलिक विविधता, भौगोलिक या जलवायु विविधता बताया आपने, जलवायु विविधता। जैसे आप देखोगे राजस्थान के अंदर भौगोलिक विविधता में क्या देखोगे, एक थार का डेजर्ट पड़ा है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी बंजर जमीन है जहां पे आसानी से हम सौर ऊर्जा के प्लांट लगा सकते हैं। दूसरा सूर्य ताप बहुत ज्यादा है, उपोषण बेल्ट है, गर्मी है, तापमान है, यहाँ पे ज्यादा वर्षा भी नहीं होती, यानी बादल नहीं छाएंगे तो साल भर यहाँ पे लगभग 300 दिन आपको मिल जाएंगे सोलर एनर्जी के लिए। तो राजस्थान का थार मरु कह सकते हो, है ना। इसमें आप एग्जाम्पल दो तो राजस्थान का एक बड़ला प्लांट है यहाँ पे, बहुत बड़ा है, बड़ला सौर प्लांट बहुत बड़ा है। पश्चिमी राजस्थान में कभी आप घूमने जाते हो, जैसलमेर जोधपुर की तरफ आप देखोगे इसमें, वहां पे सौर का प्लांट है, एग्जाम्पल देके बता दिया। भौगोलिक जलवायु यानी ये विविधता हो गई। इसमें और दूसरा पक्ष भी लिख सकते हो, जैसे आप हिमालय वाले स्टेट में क्या लिखोगे, वहां पे सूर्य ताप भी कम होगा, सूर्य का प्रकाश कम आता है। दूसरा वहां पे आप देखोगे ज्यादातर सर्दियों में क्या रहता है, वहां पे एक तरह से सूर्य प्रकाश बहुत कम मिल पाता है, वहां पे धुंध है या बादल छाए रहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ वहां पे आता रहता है, तो हिमालय में आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं आप भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में देखोगे, उत्तरी पूर्वी राज्यों में आप क्या देखोगे कि वहां का धरातल उबड़ खाबड़ है, वहां पे इतना मतलब इंस्टॉल करना ठीक नहीं है। और दूसरा वहां पे वही हिमालय वाला दृष्टिकोण देखोगे, तापमान उतना नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एक तो वो भी काम करता है ना कि तापमान उतना नहीं हो पाता है। दूसरा वहां पे पहाड़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, ऊंचा ऊंचा अलग अलग टाइप के हैं, तो हो सकता है वहां पे जैसे छाया आती हो, एक तरफ आप जैसे आपका खेत है पहाड़ के पीछे, उतना सूर्य प्रकाश वहां आता ही नहीं हो, तो थोड़ा सा ये एक जटिलता होती है। समतल धरातल होगा तो ज्यादा थोड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, वहां पे लागत भी कम आएगी, पहाड़ों में फिर लागत ज्यादा आएगी। हाँ ये जरूर हो सकता है। इसमें आप एक बात लिख सकते हो कि छोटे छोटे घरों की छतों पे जो अभी सरकार की योजना आई है ना, वो उसमें एक हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन जैसे बड़ों की बात करें, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर आप ना सौर पार्क बनाओगे, जैसे आप गुजरात में बनाए, मध्य प्रदेश में बनाए, तेलंगाना में बनाए, राजस्थान में बड़े बड़े जो सोलर पार्क बने ना, वैसे पहाड़ों पे ये नहीं बना सकते, उतना मुश्किल होगा उनके लिए। आप ऐसे अनुकूल स्थिति वाले पहाड़ हो सकते हैं जिनकी दिशा मतलब कैसी हो, सूर्य की प्रकाश की ओर हो, तो वहां पे आप बना सकते हैं। पहाड़ों में एक चैलेंज आते हैं कि भूस्खलन भी होते हैं, पर्यावरणीय एक काफी चीजें आती है वहां पे, है ना, तो एक चैलेंज रहता है। तो आप ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बताओगे। पहला पॉइंट आपने बताया भौगोलिक विविधता, पहला पॉइंट बताया। भौगोलिक विविधता के कारण क्या है, सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, तो यहाँ पे संभावनाएं हैं, प्रचुर संभावना आपने बता दिया। ठीक है, हालांकि इसमें एक ये भी इसके साथ कवर हो रहा है ये टॉपिक, लेकिन इसको हम अलग अलग लेके चलेंगे, यहाँ तो एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना है। ठीक है, तो और संभावना क्या है, एक तो हमारे पास अच्छा जलवायु क्या होगी, इसमें आप बता सकते हो हमारे पास लगभग 300 दिन मिल जाते हैं, कई कई जगह 300 दिन सूर्य के प्रकाश मिल जाते हैं। और विद्वान IRD वो बताते हैं कि लगभग 5000 मतलब किलोवाट कितना, एक डाटा देके बताते हैं कि इतनी क्षमता हमारे पास है। तो आपने भौगोलिक विविधता बता दिया। दूसरा हमारे पास भूमि भूमि काफी अच्छी है, अलग अलग एग्जाम्पल देख के बता सकते हो। तीसरा अपन इसमें एक और आ सकता है, फ्लोटिंग, आजकल चल रहा है फ्लोटिंग का वाला, जल के ऊपर। जैसे अभी एक प्लांट मध्य प्रदेश ओकारेश्वर में वहां पे चल रहा है, आप आसपास है तो आपको ज्यादा पता है, वहां की झीलों में, नदियों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु की जो तटीय क्षेत्र है वहां पे ऐसे बताया जा रहा है कि फ्लोटिंग जो होते हैं ना नहरों पे, आजकल ये भी हो रहा है कि जैसे नहरों में क्या हमारे पास जमीन अच्छी पड़ी है नहरों में, अब नहरों का पानी वाष्पीकरण भी होता है, तो वहां पे भी ऐसे नहरों के ऊपर क्या हो सकता है, सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रचुर संभावनाएं हैं। प्रचुर संभावना में और क्या बताओगे, हमारे देश की पॉलिसी और सरकारी योजनाएं, इसमें अब 4-5 योजनाएं इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक संभावना दी है उस चीज को। तो अलग अलग देखो, अलग अलग आएगा इसमें। आप भौगोलिक विविधता बता दो, जलवायु की विविधता का अलग ले सकते हो, वो बता सकते हो। इसमें आप सरकार की पॉलिसी बताओ, सरकार की योजनाएं बताओ इसमें कि अभी ये योजना चल रही है, अभी जैसे PM सोलर जो रूफटॉप सोलर वाली योजना चल रही है, आपने देखा होगा सौर ऊर्जा में सब्सिडी मिल रही है, कितनी यूनिट, हम 300 यूनिट प्रति माह की जो स्कीम चल रही है अभी, वो बताओ। PM किसान बताओ कि किसानों को कैसे मतलब जो परंपरागत हमारे एग्रीकल्चर है उसके अंदर, जैसे हम ट्यूबवेल या कुएं चलाते हैं, तो उसके लिए
जो कोयले आधारित जो विद्युत है कितना नुकसान करती है हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे संसाधनों को। तो यदि उसको हम सोलर पंप से चलाएं तो कितना फायदेमंद हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे टारगेट है, एक अपॉर्चुनिटी ये भी बताओ, ये हमारे वैश्विक टारगेट एसडीजी लक्ष्य है, इनको भी बताओ, ये भी एक संभावना है। क्योंकि जब तक हमारे टारगेट लक्ष्य नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। 2030 तक हमारा टारगेट क्या है, 50% एनर्जी कहां से लेनी है, रिन्यूएबल से लेनी है। 2070 तक क्या करना है, नेट जीरो कार्बन हासिल करना है। ये कीवर्ड आपके आंसर में आने चाहिए थे, ज्यादा बढ़िया लगता है। मिशन लाइफ अपॉर्चुनिटी देता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरफ से एक संभावना है। अच्छा, एक संभावना ये भी है कि आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे मैं जागरूक हो रहा हूं। मुझे लगता है कि यार अपना जो फार्म पॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे सौर ऊर्जा वाला प्लांट लग जाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमारे गांव में बिजली वैसे भी कम आती है, कट कट के आती है, हम उतनी सिंचाई भी नहीं कर पाते हैं, तो सोलर पंप वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार इसको सोलर पंप को लगाऊंगा, मेरे 3-4 लाख रुपए खर्चा आएगा। वही आइडिया आता है कि सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे तो रही है। जैसे मुझे मुझे अपनी छत पे लगाना हो, वो लगता है जैसे जो ये 300 यूनिट वाला प्लांट है ना, 2 लाख के आसपास लगता है। हमने 2 लाख रुपए दिए, सरकार 1 लाख रुपए हमें वापस सब्सिडी के रूप में दे देगी, यानी 1 लाख रुपए में अपनी घर की छत पे लगा सकते हैं, अपना बिल जीरो हो गया एकदम। नेट मीटरिंग योजना आप इसमें बता सकते हो। तो ये चीजें समझ में आ रही है ना, कैसे इनको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब दूसरा है क्षेत्रीय विभिन्नता वाला, आपको आपने लिखा होगा इस पे क्षेत्रीय विभिन्नताएं कैसी है, उसमें फिर ये अलग अलग एग्जाम्पल देके बता देना। ठीक है, संभावना वाले में उतने एग्जाम्पल मत लिखो, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं आप चाहो तो भिन्नता वाले में लिख देना कि क्षेत्रीय भिन्नता अलग अलग क्यों है। हम जानते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल देख के लिख सकते हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, और वहां पे वैसे भी जल विद्युत की संभावना ज्यादा है। देखो, हो सकता है कल को क्वेश्चन जल विद्युत का आ जाए कि हम जब नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या हमें वहां पे बड़े सौर ऊर्जा वाले प्लांट लगाने चाहिए, पवन ऊर्जा लगानी चाहिए, या वहां पे छोटे छोटे जो होते हैं ना आपके वर्षा के ऊपर या नदियां जो बहती है उन पे हम ऐसे छोटे छोटे बांध, चेक डैम बना सकते हैं, छोटे स्तर पर ऐसी वहां से विद्युत ले सकते हैं, रन ऑफ रिवर ऐसे प्लांट लग सकते हैं, है ना। और सौर ऊर्जा की यदि बात करें तो घरों पे, छतों पे लग सकते हैं, छोटे प्लांट वहां पे ज्यादा सक्सेस होंगे ऐसे क्षेत्रों में, जैसे आपने झारखंड में देखा होगा। ऐसे कई केस स्टडी आई है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो नक्सल बेल्ट है, वहां पे क्या होता है, जो विद्युत गांव तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसे अच्छे प्रयास किए हैं। वहां के आप गांव के जो होंगे, सरकारी हॉस्पिटल होगा या सरकारी स्कूल होगी, वहां पे उन्होंने छतों पे ये प्लांट पहले से लगाए हैं, और उससे बहुत ज्यादा फायदा मिली है। रोशनी जैसे वहां पे एनर्जी को बढ़ाने में, गांव में सोलर लैंप लगे हैं, हालांकि वो लोग चोरी करके ले जाते हैं, वो अलग बात होती है, वो एक गलत होता है काम, लेकिन सरकार ने तो अच्छे प्रयास किए हैं। तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नताएं, तो क्षेत्रीय भिन्नताएं में आप कह सकते हो जहां पे राजस्थान, गुजरात, इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके पास एक तो लैंड भी, बंजर भूमि काफी बड़ी है, और दूसरा सूर्य के ताप भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दक्षिण भारत की बात करोगे तो तमिलनाडु में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कर्नाटक में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कर्नाटक में अच्छा क्यों है, वहां की सरकार की पॉलिसी। तो दूसरा क्षेत्रीय विभिन्नता क्यों है, पहला तो लिखोगे भौगोलिक विविधता, जलवायु, दूसरा सरकार की पॉलिसी, राज्य सरकारों की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज राजस्थान देश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन क्यों करता है, लगभग 17 गीगावाट के आसपास करता है राजस्थान, नंबर 1 अभी है उत्पादन में सौर ऊर्जा में। क्यों है, एक तो आपने बताया कि वहां पे अच्छी लैंड है, सूर्य का प्रकाश अच्छा है, डेजर्ट है। दूसरा सरकार की पॉलिसी, सरकार निवेश आकर्षित कर रही है, सरकार के ऐसे निवेश के सम्मेलन होते हैं, आइए हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए, हम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, प्लांट लगाने के लिए जमीन हम दे रहे हैं आपको, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करके दे रहे हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय विभिन्नता में एक बड़ा पॉइंट आएगा। इसी की तुलना में आप झारखंड, छत्तीसगढ़ से करोगे तो वहां पे इतना विस्तार क्यों नहीं हो पाया, वहां पे नक्सल समस्या एक अलग समस्या है, इन्वायरमेंट के रूल अलग समस्या वहां पे बनते हैं, जनजाति एक बाधा बनती है, कई बार संकट खड़े हो जाते हैं वहां पे। तो आप ये एग्जाम्पल दोगे, यही एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट का दोगे। ठीक है, साउथ में आप एग्जाम्पल दोगे, तमिलनाडु में अच्छा क्यों हो रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अच्छा क्यों हो रहा है, वहां की सरकार ने एक नए स्टेप लिए हैं कि हम जैसे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे नहरें हैं, झीलें हैं, वहां पे हम फ्लोटिंग क्या करेंगे, ये लगेंगे। हमारे पास राजस्थान जैसे बहुत ज्यादा बंजर भूमि तो नहीं है, लेकिन हमारे पास वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है, तो इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो तट वाला इलाका है, कितना सागर पड़ा है हमारे सामने, वहां पे आजकल मछलियां वैसे भी नहीं हो रही, मछलियां कम होगी, संसाधन कम है, और फ्लोटिंग से किसी को नुकसान भी नहीं होना है। इन्वायरमेंट के जो रूल है वो भी हम फॉलो कर लेंगे, क्योंकि फ्लोटिंग आराम से सब चीजों को ध्यान के रखते बनाया जाता है। तो ऐसा करके आप, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता में आप अलग अलग एग्जाम्पल देके बताओ कि कहां पे ज्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, सरकार की उसमें पॉलिसी, केंद्र सरकार की पॉलिसी क्या है, सब्सिडी कहां पे जा रही है, राज्य सरकारों की इसमें भूमिका ज्यादा है। राज्य सरकारें कैसे अपने निवेश को आकर्षित करती है, कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करती है, कैसे निवेशकों का जो निवेश होता है उसको संरक्षण प्रदान करती है। तो हमने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखे थे, जो रूल देखे थे, कैसे जल्दी से वहां पे लाइसेंस मिल सकता है, आपको प्लांट लगाना हो। जैसे आप में से बहुत सारे यूपीसी एस्पिरेंट के विद्यार्थी हैं, कल को जाके बिजनेस करें, मैं जानता हूं अपने दोस्तों को जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए। अभी जैसे सरकार की जो योजना आई है अभी रूप सोलर वाली, उसके अंदर मतलब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने तुरंत देखा, छोटा सा अपना एक स्टार्टअप बनाया और टीम बनाई, टीम बना के आज वो अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के नए स्टार्टअप ग्रो हो, उनको आसानी से फंडिंग मिल जाती है।
मैंने एक और सौर ऊर्जा के अंदर अच्छा प्लांट देखा, जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे हमारे आस-पास जो खेत है आजकल, अब पानी कम हो गया है ना, तो यहाँ पे कुछ किसान क्या कर रहे हैं, जैसे उसके पास 20-25 बीघा ज़मीन है। अब 20-25 बीघा ज़मीन में वो सोलर प्लांट लगाएगा तो उसका खर्चा आएगा कम से कम 20 या 25 करोड़ रुपए का। अब जैसे मैं आज अपनी ज़मीन में सोलर ऊर्जा का प्लांट लगाऊँ, बड़े स्तर पे लगाऊँ, ताकि यहाँ की एनर्जी मैं सप्लाई कर पाऊँ, तो मुझे चाहिए 20 से 25 करोड़ रुपए चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास मुश्किल से हो सकते हैं 10-20 लाख, 50 लाख हो सकते हैं। तो इसमें होता है, यहाँ पे भूमिका होती है बैंक की। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि आपके पास ज़मीन है और आप प्लांट लगाना चाहते हो, आप इच्छुक हो, आराम से फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद में आपका फॉर्म अप्रूव होता है, सरकार उसमें कुछ सब्सिडी देती है। बैंक तैयार रहते हैं, बैंक को ये पता है कि इस 25 बीघा में जब सोलर प्लांट लगेगा, तो मैं उसको ऋण दूँगा, तो ये मेरा वसूल हो जाएगा, हर महीने आराम से वसूल हो जाएगा, क्योंकि ये बिजली किसको सप्लाई होगी? सरकार उसमें गारंटी देती है कि आप जो बिजली बनाओगे उसको हम खरीदेंगे। क्योंकि हमने 25 करोड़ रुपए निवेश किए, कल को सरकार ने वो खरीदी नहीं तो बैंक का लोन कहाँ से चुकाएँगे हम? तो यहाँ पे ये अच्छी बात आती है कि वित्त आसानी से उपलब्ध है। पॉलिसी लाइसेंस प्रक्रिया आसान है, बहुत सहूलियत है उनमें। तो इस बात को समझो, कुछ जो हम डायनामिक फैक्टर पर चर्चा कर रहे हैं, अपने आंसर में ये चीज़ें आनी चाहिए। उससे बहुत आसानी से आप समझते हो कि कई इकोनॉमी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ये बातें आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। तो क्या आपने ऐसा ऐड किया था? हुँ। हाँ, तो जैसे आपने कमेंट किया है संदीप कि लोग चोरी करके ले जाते हैं, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा अच्छा कैसे विकसित करेगा? फिर दोबारा बार-बार सरकार कहाँ तक लगाएगी? तो लोग, स्थानीय लोगों की एथिक्स कैसा है फिर वहाँ? तो ये भी क्षेत्रीय विभिन्नता है, कहाँ के लोग चोरी करते हैं तो वहाँ दोबारा प्लांट नहीं लगेंगे, कहाँ के लोग ईमानदार है ना? ईमानदार लोग क्या करें, अपने गाँव का विकास करेंगे तो उस गाँव में सौर ऊर्जा अलग ही नज़र आएगी, ये क्षेत्रीय विभिन्नता का एक कारण बनता है। ठीक है? तो ऐसे बता सकते हैं। और समाधान में फिर क्या करोगे, सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, उनको आप बता दो। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अपना प्लान है, कुसुम योजना है, अभी प्रधानमंत्री सोलर रूफटॉप सोलर योजना है ना? ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनको आप समाधान में बता सकते हो, क्योंकि ये क्या करेगी, क्षेत्रीय विभिन्नता को मतलब कम करेगी। साथ में जैसे इसमें क्या है, क्षेत्रीय विभिन्नता को कम करने के लिए सरकार एफडीए को लेकर कुछ रूल बना सकती है। जैसे सरकार को ऐसा लगे कि झारखंड या छत्तीसगढ़ में हमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, तो सरकार ये कह सकती है, निवेशक को गारंटी दे सकती है कि आप जो निवेश कर रहे हो, हम उसकी गारंटी देते हैं, और साथ में जैसे आपको भूमि में भी कुछ छूट देते हैं, लाइसेंस में छूट देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करके देते हैं। आप आइए यहाँ पे, और जो पिछड़े इलाके हैं, उसमें भी ऐसा विकास कीजिए, है ना? तो ये संभव है, सरकार की पॉलिसी है। तो जैसे आपने देखा होगा, हमारे आपने पढ़े जो जितनी भी इंडस्ट्री है, पुराने समय में जब पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री ऐसे क्षेत्रों में स्थापित हुई है जहाँ पे वो स्थापित नहीं होनी चाहिए थी, मतलब वहाँ पे वो दशाएँ नहीं थी अनुकूल। लेकिन सरकार ने बीच में अपनी भूमिका निभा के उन दशाओं को अनुकूल बना दिया। जैसे वहाँ पे कोई कच्चा माल, लोहा या कोयला नहीं होगा, लेकिन सरकार ने कहा कि मैं आपको ज़मीन फ्री दे रहा हूँ, आप पे टैक्स में भी छूट दूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करके दूँगा, आप उस क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री लगाओ सही, ताकि वहाँ के लोगों का विकास हो। जैसे आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक स्कीम है सरकार की कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई स्टार्टअप खोलता है, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में जाकर अपनी कोई कोचिंग खोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं सर्विस देता हूँ, वहाँ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो सरकार मुझे बोलेगी कि आपसे 18% जीएसटी हम नहीं लेंगे। तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा उस चीज़ के लिए कि यार अच्छी बात है ना कि मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा पैसा मेरा बनेगा। तो ऐसे करके ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सरकार की पॉलिसी और योजना किसी भी योजना को सफल और असफल कर सकती है, कि कैसी योजना वो बनी है, कैसी सरकार ने वहाँ पे क्या किया है, अच्छे एफर्ट लगाए हैं। तो ये बात समझ रहे हो ना, कि आपको समझ में आ गया ना क्या लिखना था इसमें? ये बात क्लियर होगी ना एकदम, कि किन मुद्दों पे आपको बात करनी थी, और बहुत सारी इकोनॉमी के मुद्दे इसमें हो गए ना? ठीक है। दक्षिण भारत का भी एग्जाम्पल एक चैलेंज रहता है, जैसे अभी दक्षिण-पश्चिम मानसून चल रहा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून में ज़्यादातर बादल छाए रहते हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आप पश्चिमी घाट की बात करोगे, पश्चिमी घाट का दूसरा वाला पार्ट जो है पश्चिम की तरफ वाला, वहाँ पर ज़्यादातर बादल ही छाए रहेंगे, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा प्लांट उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, ठीक है? कई जगह बाढ़ और सुनामी आता है, तो वहाँ पे भी आप लगाओगे तो इफेक्टिव नहीं होगा फिर, है ना? जैसे आप विशेषकर पूर्वी तट पर हमारे जो है अपना आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, उड़ीसा वाला तट है, यदि यहाँ पे हम फ्लोटिंग वाला लगाएँगे, तो यदि हम ये देखते हैं यहाँ चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं या सुनामी आती है, तो फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब हो सकता है, तो वहाँ पे हम प्लांट क्यों लगाएँ? ऐसी सुरक्षित जगह पे लगाएँगे जहाँ पे संभावना ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पे इनलैंड वाटर बॉडीज़ है, वहाँ पे ऐसे लगाएँ तो ज़्यादा संभावना रहती है। चलो क्लियर हो गया ना? अभी आप देखो सामने अपना आंसर देख सकते हो कि कहाँ कमी है, और जब बच्चे अभी सीख गए ना कि क्वेश्चन में जो पूछा गया मुझे वही लिखना है, तो आंसर की आप काफी हद तक चीजें सीख चुके हो। बस अब आपके पास ये अच्छा कंटेंट और इंटेंट लिखने का, विद डाटा लिखो, है ना? जैसे ये हम चर्चा कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। तो जैसे इंट्रो में क्या डालेंगे, जैसे भारत में, हमारे देश में कुल विद्युत उत्पादन का हम देखें तो सौर ऊर्जा का कितना योगदान है, अभी लगभग 85 के आसपास चल रही है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है अब, है ना? 85 गीगावाट लिख देना इसमें। और हम देखें इसको प्रतिशत में देखें तो कितना योगदान है, 19% योगदान है। तो जैसे आपके पास ये डाटा होने चाहिए एग्जाम्पल के लिए, आप ये बताओ कि जैसे
ये आप याद रखना इस चीज को ना। ये पाई चार्ट याद रखो, अपनी ऊर्जा वाला पाई चार्ट, ये बना के बार बार प्रैक्टिस कर लो। जैसे हमारे कुल विद्युत उत्पादन किससे ज्यादा होती है, जैसे हम माने तो 48% किसका योगदान है, कोयला आधारित है। कोयला और ताप ताप ही जो है ना अपने विद्युत घर 48% है अभी भी। और इसमें 6% लगभग है गैस आधारित है। गैस आधारित जो प्लांट है 6% है। आप सौर एनर्जी लो तो 19% वहां पे सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा का 19% है। ठीक है, आप विंड का ले सकते हो, लगभग 10% है पवन ऊर्जा। जो अपना है जल वाली ऊर्जा, जिसमें छोटे और बड़े दोनों को मिला के लगभग है 16%। ठीक है, 2% इसमें आपका न्यूक्लियर वाला, न्यूक्लियर एनर्जी 2% है। बाकी अन्य जो है बायोगैस हो गया, और भी सारी अन्य लिख दो, अदर लिख दो यहाँ पे। तो मोटा मोटी आपको तो इतना पता होना चाहिए कि अपना जो एनर्जी साइकिल है वो कैसे चलता है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कभी कि क्या भारत को अपने कोयला आधारित या जीवाश्म ईंधन आधारित आप कह सकते हो, लगभग अभी भी कितना है जीवाश्म ईंधन का, आप मान सकते हो अभी भी लगभग 55 या 55% अभी भी कितना जीवाश्म है। और 45 आप कह सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें अभी जल विद्युत वाला ज्यादा है। तो वैसे अपना जो टारगेट था 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से हम 50% वो अचीव कर लेंगे, जिस हिसाब से डाटा भी हमें बता रहे हैं कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस हो गया या जल वाला भी ठीक है, वो भी एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, टर्बाइन घुमा के चलाते हैं। तो ये टारगेट हम अचीव कर लेंगे। ये कब अचीव करोगे आप, जब आपके पास डाटा होंगे। अब एक क्वेश्चन लास्ट दिनों में क्या आया था कि क्या भारत 2030 तक या 2050 तक मतलब इसको हटा पाएगा, कोयला वाली जो अभी कोयला और जीवाश्म ईंधन आधारित 55% है, क्या इसको बिल्कुल हटा सकता है। तो फिर आप डाटा देके बताओगे कि अभी आसान नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम एक विकासशील राष्ट्र है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है अभी कि हम अचानक 10 साल में 20 साल में परिवर्तन कर दे, सतत रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। 2070 तक जाते जाते हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर देंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारे डाटा आप समझ रहे हो ना, ये कैसे आपके आंसर में आने चाहिए थे, अपॉर्चुनिटी आपके पास लिखने के लिए। और इकोनॉमिक सर्वे में डाटा आता है इस साल वाला भी, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे उसके अंदर यही साइकिल बना के उन्होंने दिया है। अब जैसे मुझे याद है, मैंने याद किया प्रैक्टिस की, लिख लिख के कि हाँ मुझे एग्जाम में लिखना है। अभी आपके सामने देखो मैं एकदम सही ढंग से लिख पाया हूँ। और रियल एग्जाम में भी एनर्जी का कोई क्वेश्चन आएगा, मैं ये बना के आऊंगा। एनर्जी वाले क्वेश्चन में ये पाई चार्ट बना के आऊंगा आऊंगा उसकी डिमांड भी है। और एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगा कि इसको पता है कि अभी देश में क्या चल रहा है ना। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बना देना आप में। और ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में चलते हैं। अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी ये दिया था, मैं भेज दूंगा या तो आपको, या डाउनलोड कर लो इकोनॉमिक सर्वे, तो थोड़ा देखना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे वैसे भी देखना चाहिए, मेंस में वहां से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। वो डाटा वगैरह तो इकोनॉमिक सर्वे से तैयार करते हैं। जैसे जीएस3 है, जीएस3 पूरा पेपर ही आपका इस पर डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर। आपको हर एक चीज के, जैसे राजकोषीय घाटा कितना चल रहा है, अभी अपना निर्यात कितना चल रहा है, कितना योगदान है विश्व स्तर पर, अपने निर्यात में भी लगभग 4% योगदान है, कैसे हम निर्यात को बढ़ाएंगे, अभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, अभी हमारा जो रिजर्व, फॉरेन रिजर्व वो कैसा है, ये सारे डाटा कैसे आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे आप, अध्ययन करोगे, गूगल करोगे, इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा आपको, उसकी समरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इंट्रो में हमने क्या डाला, एक बढ़िया से डाटा देके बताया। ठीक है, और अब क्वेश्चन की डिमांड कहती है कि सौर ऊर्जा की कैसे प्रचुर संभावना है हमारे देश में। तो हमारी जैसे कितना, हमारी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है, भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि उसकी हमारी जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भूमध्य रेखा के नजदीक हम है ना, कर्क रेखा के आसपास है, जहाँ पे सूर्य ताप की मात्रा बहुत अच्छी है। और आप कह सकते हो यहाँ पे लगभग 300 दिन हमारे पास ऐसे मिलते हैं जिसमें सोलर एनर्जी आराम से हम बना सकते हैं। और आईआरडी का डाटा देके बता दो भाई इसमें ये हो सकता है कि इतने ट्रिलियन हम क्या कर सकते हैं, किलोवाट सौर ऊर्जा को बना सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, समस्या आती है आपके पास चैलेंजेस है बहुत सारे। आपके पास अभी वित्त का बड़ा संकट है। सौर ऊर्जा के लिए आपके पास जो खनिज चाहिए, सोलर पैनल बनाने के लिए अभी भी हम बहुत सारा बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हमारा कितना पैसा बाहर जा रहा है। तो एक बड़ा चैलेंज है, आप जान सकते हो, वित्त बड़ा एक चैलेंज है, निवेश एक बड़ा चैलेंज होगा। बाद में बड़े चैलेंज क्या आएंगे, इन्वायरमेंट के चैलेंज आएंगे, आपकी भूमि को लेकर भूमि अधिग्रहण के जो नियम है वो चैलेंज आएंगे, सरकार की पॉलिसी कैसी है वो एक चैलेंज बन सकते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है वो बड़े चैलेंज आ सकते हैं। तो याद रखना इतना आसान नहीं है गेम, इसमें चैलेंज है, तुम चैलेंज को सही करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है हमारे पास, संभावना बहुत अच्छी है। दूसरा, भारत सरकार की नीतियां योजनाएं कैसी हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय सौर मिशन है, सौर 100 गीगावाट का हमने लक्ष्य रखा है। जितने भी मिशन है, योजनाएं, या इनका टारगेट ही तो ये है ना कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, कैसे संभावनाओं को व्यवहारिक धरातल पे लाएं। जैसे पीएम जो अभी है सूर्य घर योजना है, छत पर जो सोलर बनाएंगे हम, 1 करोड़ परिवारों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो ये भी तो एक जो क्षेत्रीय विभिन्नता थी उसको घटाने में बड़ा योगदान देंगी ये। शहरों के अंदर आपने देखा होगा आजकल जो नेट मीटरिंग योजना है
उसने शहरों में सोलर पैनल को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उन पे अपना बिल घटाने के लिए क्या कर रही है, सोलर पैनल लगा रही है। तो कितनी अच्छी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शहरों को इस चीज की जरूरत भी है, क्योंकि कितना मतलब जीवाश्म ईंधन से फिर क्या होता है, परिवहन में हो या फिर जो भी इंडस्ट्री में हो, तो उससे क्या होगा, कितना पोल्यूशन वहां से निकलता है। ठीक है, और पर्याप्त भूमि व जल क्षेत्र की हम देखें, हमारे पास काफी क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमारे पास वाटर बॉडीज भी है, हमारे पास बंजर भूमि भी है जिन पे कृषि नहीं होती है, मरुस्थल भी है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इनको रिन्यूएबल एनर्जी के पार्क लगाएंगे। जैसे अलग अलग एग्जाम्पल देखिए, इसमें आप बता सकते हो, राजस्थान के अंदर एग्जाम्पल दे सकते हो, मध्य प्रदेश का जैसे ओकारेश्वर का लेटेस्ट एग्जाम्पल है, तेलंगाना का फ्लोटिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, भारत सरकार के वैश्विक जो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य भी क्या करेंगे, फिर टारगेट अचीव करने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 2030 तक कितना है, 50% रिन्यूएबल एनर्जी, 2070 तक क्या लगभग टारगेट हमारा नेट जीरो कार्बन का टारगेट है, तो वो हमें लिखना है। इसके अलावा सौर ऊर्जा के विकास में क्षेत्रीय विभिन्नताएं कैसी है, भिन्नताएं जैसे भौगोलिक और जलवायु कारक आ गया। ठीक है, राजस्थान का इसमें एग्जाम्पल दो, राजस्थान के अंदर बड़े सोलर पार्क है, राजस्थान जैसे अभी आगे भी है, लगभग आप कह सकते हो राजस्थान में इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि 17 जो गीगावाट सोलर ऊर्जा प्रथम स्थान पे उत्पादन में क्यों है, क्योंकि राजस्थान के पास लैंड भी है, सरकार की पॉलिसी भी है। ये सब सारी चीजें लिखो, क्यों राजस्थान क्यों सौर ऊर्जा में आ गया है, क्यों कर्नाटक आ गया है, क्यों गुजरात आ गया है। तो इनका आप बता सकते हो, इनके पास लैंड भी काफी अच्छी है, काफी भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो इनके पास खूब सारी जमीन है, जनसंख्या कम है वहां पे, भूमि की तुलना में जनसंख्या कम है। तो अपॉर्चुनिटी है जहां पे कृषि नहीं होती, तो ऐसे लैंड में एनर्जी में हम बदले उनको। ठीक है, देखो जहां पे आपदाएं होती है, जहां पे चैलेंज आते हैं, यदि वहां पे हम सही ढंग से सोचे तो हमारे पास अवसर भी रहते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पे चैलेंज देख रहा हूँ, अभी अब आने वाले वक्त में 5 साल 10 साल में मुश्किल से फिर कृषि पैटर्न बदल जाएगा, यहाँ पे कृषि होगी नहीं, क्योंकि पानी लगभग जा रहा है, पीने का पानी मुश्किल से हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो या तो ये हो कि हम बूंद बूंद सिंचाई करके बचाएं, या फिर मुझे ये जो नेक्स्ट दिख रहा है कि हम भी सोलर एनर्जी से खेतों में अपने सोलर प्लांट लगाए, है ना। इससे मतलब आने वाले वक्त में रोजगार भी क्रिएट होंगे और कई संसाधन क्रिएट होंगे, तो ये चीजें रहती है। ठीक है, हिमालय वाले राज्यों में हम जानते हैं सूर्य तप की मात्रा वहां पे कम होती है, कई सारी धरातलीय जो स्थिति होती है अनुकूल नहीं होती है। दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु तेलंगाना में फ्लोटिंग सौर पार्क की संभावना वहां पे ज्यादा है, जलवायु दशाएं भी है। लेकिन यहाँ पे साथ में मौसम मानसून के समय एक संकट भी रहता है दक्षिण भारत में। इसीलिए आप देखना गुजरात और राजस्थान आगे क्यों निकल गए, क्योंकि वहां पर इतने बादल भी नहीं छाते हैं। जैसे गर्मी में भी गर्मी रहती है बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे ज्यादातर, और बादल उतने नहीं जाते हैं मरुस्थल में, है ना। तो संभावना सबसे सर्वाधिक अनुकूल दशाएं कहाँ पे, राजस्थान और गुजरात में है, कर्नाटक में है। ठीक है, राज्यों के प्रयास भी हम देखते हैं, राज्यों की सरकार की नीति कैसी है। एक मैप में ये जरूर दिखाओ कि भारत का सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है ना, क्षेत्रीय विभिन्नता जरूर दिखाओ। जैसे हमने इसमें दिखाया राजस्थान नंबर 1 है, क्यों, यहाँ पे 17 गीगावाट है, वो लिख दिया हमने वहां पे, यहाँ पे नंबर 1 है। सेकंड गुजरात में लगभग 10 है। कभी आगे पीछे होते हैं, डाटा चिंता मत करना, ये डाटा कभी आगे पीछे रहते हैं, कौन आगे निकल गया, लेकिन एक एवरेज चीजें निकाल के लेके आए हम इंटरनेट से। तो राजस्थान अभी 17 गीगावाट के साथ आगे है, गुजरात 10 गीगावाट है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है 9 गीगावाट के साथ में। इसके अलावा अन्य राज्य, तमिलनाडु 6 गीगावाट है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश भी इसमें है। और इसमें आप देखोगे हिमालयन राज्यों में बहुत कम संभावनाएं हैं। यहाँ तो अब आगे जाके ये हो सकता है कि छोटे वाले जो प्लांट है, घरों की छतों पे लगेंगे, वो प्लांट सक्सेस हो सकते हैं। और वो समावेशी विकास के लिए भी बहुत जरूरी है, बड़े प्लांट नहीं तो छोटे प्लांट लगाओ, हर घर आत्मनिर्भर बन जाए। जो लाइफ अपनी कॉन्सेप्ट है ना, पीएम लाइफ इन्वायरमेंट की लाइफस्टाइल वाली कॉन्सेप्ट है, वो डालो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में। तो प्रत्येक घर पे क्या होगा, सोलर पैनल होगा, शहरों में फिर ऐसा विकास होगा। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक कारक भी तो होते हैं ना, कि जैसे कुछ लोग वहन कर पाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे वही सरकार की योजना है, तो आपके पास देने के लिए 1 लाख रुपए भी नहीं है, सब्सिडी तो बाद में मिलेगी ना आपको, पहले आप खुद की तरफ से 2 लाख रुपए लगाओ, तो कहां से लगाओगे, तो ये एक बड़ा संकट आएगा। सामाजिक आर्थिक कारक भी इंपोर्टेंट भूमिका निभाते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता में, इस बात को लिखना। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये बात बता रहा हूँ कि अपने आंसर में डाइवर्सिटी लाओ, जितनी विविधता आपके आंसर में होगी उतना ही अच्छे मार्क्स लेके जाओगे। आपको हर एक दृष्टिकोण से बात करनी है, हमने ज्योग्राफी की बात की, क्लाइमेट की बात की, सरकार की इंटेंशन की बात की, सरकार की पॉलिसी की बात की, योजनाओं की बात की, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से उस व्यक्ति की क्षमता है कि नहीं उसकी बात की हमने, ना सामाजिक आर्थिक कारकों के फैक्टर की बात की हमने, डायनेमिक फैक्टर की बात की है। तो हर एक आंसर में आप ये देखोगे, आपके पास इतनी विविधता होनी चाहिए आंसर को लिखने के लिए, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे सामाजिक आर्थिक फैक्टर में आप लिख सकते हो कि छत्तीस झारखंड में एक हमेशा चैलेंज रहता है, वहां पे डेवलपमेंट का, नक्सलवाद का ये समस्या रहती है। तो वहां पे बड़े पार्क नहीं हो सकते, कोई भी निवेशक ऐसी जगह रुपए नहीं लगाएगा जहां पे उसका संकट दिख रहा है उसको। तो वहां पे बड़े तो नहीं लग सकते, बहुत मुश्किल होता है। सरकार जब तक उसको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराएगा, है ना, सुरक्षा नहीं देगा। आपने देखा होगा इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ झारखंड में सरकार जो इंडस्ट्री चलाती है, कैसे सीआईएसएफ की उनकी वहां पे टीम रहती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है, तभी तो उस क्षेत्र का विकास हो पाएगा, है ना। वहां पे चैलेंज रहता है, सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंट का एक चैलेंज रहता है, बुनियादी ढांचे का एक संकट रहता है हमेशा। ठीक है, भूमि कानून ये सब रहते हैं, समाधान भी हमारे पास है।
जैसे थोड़ा अपॉर्चुनिटी दी है हमारे पास, लेकिन समाधान बताना चाहिए कि चैलेंजेस हमने बात की है, संभावना की बात की है, समाधान की भी बात करो कि पीएम कुसुम जो योजना है, राष्ट्रीय सौर मिशन हमारा है, पीएम रूफटॉप सोलर मिशन है, सोलर पार्क योजना है, सोलर लैंप उज्जवल जो योजना है, विशेषकर ये मतलब जनजातीय क्षेत्रों में काफी सफल रही है। जो गाँव में या घरों पे जो सौर ऊर्जा के लैंप लगाए ना सरकार ने, ये काफी हद तक मतलब सफल भी हुई है उन क्षेत्रों में। सोलर सिटी प्लांट है, शहरों में भी सरकार कैसे मतलब इसको बढ़ा रही है, नेट मीटरिंग जो योजना है उसके माध्यम से। लास्ट में हम पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष लिखना चाहिए कि हम कह सकते हैं कि हमारा भारत सौर ऊर्जा में निरंतर ऊंचाइयां छू रहा है। हालांकि भौगोलिक भिन्नताएं हैं, लेकिन नीतिगत प्रयासों से आने वाले वक्त में हम इन समस्याओं को भी कम कर देंगे, यानी कहीं नहीं कि पूरे भारत के अंदर एक सस्टेन डेवलपमेंट की ओर आगे हम बढ़ जाएंगे। ऐसा करके आप एक पॉजिटिव निष्कर्ष जरूर लिखो लास्ट में, है ना। बताओ, अब तो हो गया काम पूरा। अभी ये आंसर ऐसा हो गया, इतना अच्छा मॉडल आंसर है कि आप कितनी जगह इस चीजों को इस्तेमाल कर लोगे। इसमें सारा सब कुछ आ गया है, सरकार की योजनाओं से लेकर सारी नीतिगत बातें आ गई, सारे जितनी चीजें आ गई, आपकी ज्योग्राफी से लेकर क्लाइमेट से लेकर। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ था। असीम मंगल आपने लिखा ना कि सर आप हमें डाटा ये, मेरा मानना है क्या रहा ना, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनोगे ना, चलो मेरी तो एक सीमा है, मैं दे दूंगा आप बोलोगे तो, जो अभी मैं बना रहा हूँ अपने लिए। और अभी जो मैं अपने लिए बना रहा हूँ इतना गंदी राइटिंग में बना रहा हूँ कि वो मेरे ही समझ में आएगा। हालांकि मैं आज, चलो आज डाटा फाइल आपको शेयर कर दूंगा ना। कुछ बच्चे ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के लिए बोल रहे हैं, तो उसका तो यार लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसका लिंक इंडिविजुअल नहीं मिलेगा इसमें। जो आपका ऐप है, ऐप के अंदर जो अनाउंसमेंट वाला है उस सेक्शन में जाके देखो प्राइवेट टेलीग्राम। वैसे प्राइवेट टेलीग्राम पे आप नहीं भी जुड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। वो एक बार मैंने इसलिए बनाया था कि कभी मुझे कोई आपको सूचना देनी हो नोटिफिकेशन के लिए। बाकी वहां कोई कंटेंट में शेयर नहीं करता हूँ, या ऐसा कुछ भी वहां शेयर नहीं करता हूँ। यदि आप नहीं भी जुड़े हो ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पढ़ाई पे, या किसी भी चीज पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो एक नॉर्मली बना दिया था प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। और फिर भी आपको जुड़ना है तो जो आपके कंटेंट में अनाउंसमेंट है, ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस और अनाउंसमेंट, उसके अंदर देखना लिंक पड़ा है आपका प्राइवेट का। अब किसी के लिंक काम नहीं करता तो आप यूट्यूब पे देखो कि आपका टेलीग्राम लिंक काम क्यों नहीं कर रहा है। वो लिंक तो सेम है सभी बच्चे, वहां पे 900 बच्चे हैं उस ग्रुप में, तो वो बच्चे कैसे जुड़ गए ना। लिंक तो सही है, मेरा लिंक सही है, मेरी तरफ से दिया गया। कुछ बच्चों का काम नहीं करता है, तो वो कई बार अपने ही ऐप में खराबी होती है उसमें। ठीक है, तो जो पूछ रहे थे टेलीग्राम के लिए तो बता दिया मैंने, बाकी नीड उसकी है नहीं वैसे। तो ये डाटा फाइल के लिए आप जो बोल रहे हो ना, तो जैसे मैं कल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था अपने लिए ना, तो मैंने कुछ पेज बनाए थे, आज मैं सेंड कर दूंगा वो डाटा। कि आप लोग इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जब पढ़ते हो तो शॉर्ट में कैसे पढ़ो, उसकी समरी निकाल लो, वो पढ़ सकते हो, वहां से कुछ डाटा निकाल सकते हो। आज मैं सेंड कर दूंगा फाइल, है ना। अनाउंसमेंट में डाल दूंगा आज मैं पीडीएफ वो। ठीक है, डाटा वाली। तो बाकी मेरा ये मानना है कि आप है ना डेली आप करो, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आज के न्यूज़पेपर को कैसे हम अपने आज के आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा आपको। एज ए केस स्टडी हम डाल सकते हैं उसमें। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आपकी क्षमता है, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। मेरा तो मानना है न्यूज़पेपर बहुत अच्छा रहता है। न्यूज़पेपर आपके जो आंसर होते हैं उसमें तरोताजा दिखाता है। ऐसा लगता है कि आपने काम किया है थोड़ा सा। मैगजीन में थोड़ी सी ये होता है कि वो थोड़ा लेट आता है ना, तो टाइम निकल जाता है। वो चीजें जो मानसिक चीजें बननी चाहिए थी, जैसे अभी जो भी मुद्दे चल रहे हैं हमारे देश में, अभी जैसे कोलकाता रेप का भी मुद्दा चल रहा है, तो इन मुद्दों पे सोसाइटी को लेकर आपको जागरूक होना चाहिए कि आप क्या सोचते हो, आपकी राय क्या है, कैसे इनको हम कम कर सकते हैं, है ना, कैसे आपकी भूमिका हो सकती है। तो जब मैगजीन में आएगा 1 महीने बाद, तब तक ये मामला जा चुका होगा। न्यूज़पेपर में क्या होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है चीजों को सीखने की और उनको लिखने की होती है। हाँ, तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आप कोट करोगे तो न्यूज़पेपर से आप निकाल सकते हैं। सॉरी। अभिषेक शर्मा, मतलब आंसर और क्यूरीज के लिए व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। अभी तो कुछ नहीं है, अभी जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है तो वो टीम के पास है। ठीक है, क्यूरीज के लिए है, क्यूरीज वहां पे डाल देना, आपकी क्यूरीज मिलेगी। नंबर तो दे रखे हैं आपको, है ना। नंबर तो ऑलरेडी दे रखे हैं, ऐप के ऊपर देखो, आप ऐप खोलते सबसे ऊपर आपको ऊपर ऊपर मिल जाएंगे नंबर। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे हैं ना, 95 215 40 188, है ना, दे रखे हैं मैंने वैसे सबको। तो क्यूरीज के लिए, बाकी आंसर के लिए अभी नहीं है। मेरी मेंस के बाद में मैं आपको बोलूंगा कि आंसर। और वैसे आंसर रिव्यू यार, आप जानते हो 1500 बच्चों का आंसर रिव्यू कैसे करूंगा मैं। इससे बढ़िया कोई रिव्यू हो सकता है आंसर का, कि आपने अभी लिखा और अभी आपका चेक हो गया, हाथों हाथ ही चेक हो गया ना, जो हमने डिस्कशन किया। इससे बढ़िया रिव्यू नहीं हो सकता। फिर आप कुछ कोई लिख के दे, जैसे मैं अभी अपनी बताऊंगा ना, कल जैसे मैंने एक टेस्ट दिया था ना, तो अभी जिन कोचिंग के मैंने टेस्ट दिए तो ये नंबर दे रहे हैं, मतलब एक कॉपी चेक होके आई थी, उसमें 50-60 नंबर दिए। फिर मैंने चेक किया, इन्होंने 50-60 नंबर क्यों दिए उस टेस्ट में ना।
उसमें स्कोर तो जाना चाहिए था, 110 120 मिलने चाहिए थे, इतना अच्छा लिखा था वो। तो यार उनका कोई वो नहीं है, मतलब कौन चेक कर रहा है फर्क, उससे मुझे तो बेकार लग रहा है सिस्टम इनका, तभी तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप किसी कोचिंग के टेस्ट करोगे। बस उसका एक ही अच्छा है कि हम हमारे 2-4 हज़ार रुपए लग गए तो डेडिकेशन हो गया, उसको टेस्ट को लिख दें बस। ये सबसे बढ़िया है कि आपने कोई कोचिंग के टेस्ट सीरीज कर रखी है तो लिखना ही सबसे बढ़िया। आप चेकिंग सिस्टम तो इतना घटिया है उनका ना। जैसे मैं अभी मेंस के एग्जाम दे रहा हूँ, अभी वो उन्होंने चेक करके भेजा। आप ये सोचो एक एस्पिरेंट इतनी मेहनत करता है उस टेस्ट के लिए, उसको पता है, उसको ये भी पता है कि मेरा अच्छा है, इसमें मेरा 100 प्लस तो जाएगा जाएगा, बेकार से बेकार 100 नंबर आराम से जाएंगे। अब वो इस समय 40 चेक करके दे रहे हैं 40-50 नंबर, उसका कितना डिमोटिवेट हो सकता है वो। चलो मैं तो नहीं होता, मुझे तो पता है सच्चाई का इनका, लेकिन जो एस्पिरेंट है अभी मेंस उसका 1 महीने बाद में है, ये 30-40 नंबर दे रहे हैं। एसए के अंदर एक बार मुझे दिए थे उन्होंने 25 नंबर 125 में से एसए के अंदर 25 नंबर दिए मुझे एक बार। तो मुझे क्या उनको क्या बोलूं, मुझे पता है उनका औकात क्या है चेक करने की, है ना। तो ये अभी भी कह सकता हूँ कि उनका कोई बेकार है यार, इनका पूर सिस्टम है एकदम। हाँ टेस्ट ठीक है, टेस्ट जाके लिख दो। तो फिर लास्ट में एक बात आती है फाइनल, है ना, जो लोग पीवाईक्यू करेंगे 5-7-8 साल का पीवाईक्यू कर लेंगे, खुद अपना मॉडल आंसर बना लेंगे। मैं कह रहा हूँ आजकल जो चैट जीपीटी वगैरह ये आया ना, कंटेंट के क्षेत्र में क्रांति है। इससे बढ़िया मॉडल आंसर हो ही नहीं सकता आपका, इतना बढ़िया मॉडल आंसर है। मैं भी यहाँ पे कई चीजें लाता हूँ, आपने देखा होगा मॉडल आंसर में। मैं बहुत सारी चीजें, जब मेरी सीमा खत्म होती है कि अब मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों के लिए, और बढ़िया से मॉडल आंसर बना के लाता हूँ, है ना। ये तो अपॉर्चुनिटी है ना। तो मुझे नहीं लगता अब आने वाले वक्त में किसी को मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए 25,000 30,000 रुपए देने की नीड है। बिल्कुल नीड नहीं है। वैसे भी इन्होंने कम पैसे कम कर दिए, जैसे अभी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, जैसे मैंने आपके सामने सेंड भी किए, उनके प्राइस उन्होंने बहुत कम रखे हैं। मतलब एक समय 30-30 हज़ार रुपए थी, अभी तो 2-4 हज़ार रुपए वो दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए ज्वाइन कर लिया ताकि लिख पाए टाइम के हिसाब से, और मेरे हिसाब से पीवाईक्यू को ज्यादा रखो, है ना, वो बढ़िया। तो ये चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। जो है प्रवीण आपने लिखा है ना, पंचामृत 2030, गैर जीवाश्म ऊर्जा 500 गीगावाट 2070, ये सारे कीवर्ड आपके लिए बहुत वैलिड है। जो लगातार न्यूज़पेपर में आर्टिकल में आते हैं या मैगजीन पढ़ते हो तो उनसे आप जुड़ते रहो, है ना। इसका बहुत फर्क पड़ता है। चलिए ये चीजें बहुत अच्छी बात है। हाँ देखो, ये बात ही सही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस चीज पर विश्वास करो ना। आप मुझसे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराओगे ना, जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई मेरे से एससी की टेस्ट सीरीज खरीदते हो, आप ये सोचो मैं जैसे 100 बच्चों को एडमिशन देता हूँ, तो उन 100 बच्चों की एससी की जब कॉपी चेक करूंगा तो मुझे 10 दिन लग जाएंगे उस कॉपी चेक करने में। तो जैसे अभी हम ये सेशन लेके आते हैं, आज हजारों बच्चे आपके हमारे साथ जुड़े हैं। आप इसको मैं ये करो कि सर आप डेली मुझे चेक करके भेजो, आपको लगता है मैं 1000 बच्चों की कॉपी चेक कर सकता हूँ डेली? पॉसिबल ही नहीं है वो। तो सबसे बढ़िया क्या हो सकता है कि यार आमने सामने चेक करें। अभी आपने लिखा, हाथों हाथ ही आपको समझ में आ गई, और आपने चेक भी कर लिया, और आपकी गलती का भी एहसास हो गया। और जो मैं अभी जो टेस्ट लिख रहा हूँ वो 10 दिन के बाद में आ रहे हैं चेक होके ना, तो 10 दिन के बाद मैं भी भूल गया उनको क्या मैंने टेस्ट लिखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने टेस्ट लिखे तो हमने एक अच्छा इनोवेशन किया है कि हमने जैसे अभी जो भी टेस्ट सीरीज लिखी है ना, तो जैसे मेरा ज्योग्राफी में कोई और स्टूडेंट है जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिए हैं, अच्छे मार्क्स आए, तो वो भी उनके साथ हम दोनों साथ ही बैठ के लिख रहे हैं। अभी 2-3 साथ में साथ बैठ के लिख लिया कि ये मैं लिख रहा हूँ आप भी लिख लो ना साथ में। और फिर जैसे टेस्ट हो गया हम दोनों सामने आमने सामने बैठते हैं और अपना डिस्कशन करते हैं कि मेरे वाले आंसर में क्या कमी है, मैं उसके आंसर में कमी बता रहा हूँ। ऐसे हम जीएस में कर रहे हैं, जैसे जीएस में जो सिलेक्टेड है, मोहन है, दीपक है, तो आशीष है, ये जो ना आशीष पे इथिक्स में लास्ट ईयर अच्छे मार्क्स थे, दीपक मोहन इनका तो सिलेक्शन हो चुका है। तो ये वही टेस्ट सेम टेस्ट लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, तो मैं अपने आंसर उनके साथ मैच करता हूँ। ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे कि आपस में चेक कर लेते हैं ना, वो ज्यादा बेनिफिट है, उसमें कमियां तुरंत पता लग जाती है। हम कोचिंग वाले भरोसे रहेंगे तो वो तो उतना आपका इफेक्टिव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा इफेक्टिव। वो आपको मार्क्स बढ़ा ही नहीं सकता। सबसे इफेक्टिव वाला मुझे तो ये लगता है सबसे बेस्ट है, यदि ऐसा कोई लेके आता है ना। और मेरी भी आंसर राइटिंग में सुधार ऐसे आया था, एक बार हमने ज्वाइन किया था, 2019 की बात है। एक टीचर थे, पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा, तो उन्होंने वहां पे 500 प्लस प्रोग्राम ऐसे ही करवाया था। कॉपी चेकिंग नहीं थी उसमें, 500 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस ऐसे ही करवाई थी आमने सामने। ऑफलाइन ज्वाइन किया था, अभी ऑनलाइन भी चलता है उनका ना। तो उनकी फीस भी 20-25 हज़ार रुपए थी उसकी, अभी भी 20-25 हज़ार रुपए है, जबकि मैं तो आपको बस 45 रुपए में इतने 500 प्लस करवा दूंगा क्वेश्चन, या 500 के आसपास, या 6 महीने तक लगातार आंसर राइटिंग कर लेंगे। तो इस बात को समझो, कॉपी चेकिंग की उतनी नीड नहीं है बाद में, कोई फायदे वाली बात नहीं है। हाँ फिर भी मेंस के बाद में आप भेजोगे तो मैं आपको जरूर ऐसा बता दूंगा कि आप कैसा लिख रहे हो ना। ठीक है, इसीलिए मैंने इस बैच को शुरू होने से पहले बैच पहले क्लियर कर दिया था कि कॉपी चेकिंग इस पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप भी प्रैक्टिकल समझ गए होंगे। क्योंकि जब मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूं तो मुझे 5 घंटे तो इन कंटेंट में लगते हैं, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, ये आसानी से बनते नहीं। आपको लगता है मैं इतना इतना अच्छा हूं कि मैं लिख लेता हूं इतना अच्छा, इतना नहीं होता है। कंटेंट तैयार करने के लिए आपको आपके बुक्स भी आपके सामने चाहिए, आपको मॉडल आंसर भी चाहिए, गूगल भी करना पड़ेगा, किसी कोचिंग का भी मटेरियल आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ऑनलाइन देखना पड़ेगा कि इंग्लिश मीडियम की कोचिंग वाला ने इसको कैसे लिख रखा है। तो बहुत सारे कंटेंट को प्रिपेयर करने में टाइम बहुत लगता है। सही बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इतना अच्छा कर लो तो यार बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा आप आपस में डिस्कशन कर लो ना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपका जो टॉपिक लिखा हुआ है इंडस्ट्री लोकेशन वाला सिलेबस में साफ लिखा हुआ है मेंस के एग्जाम में, ठीक है, उससे आया हुआ है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे में ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए आपको, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक आपने सारे पढ़ रखे हैं। उत्तर पश्चिम भारत आप जानते हो, वहां पे कृषि आधारित उद्योग कौन से वो भी आप जानते हो, सारा का सारा आराम से कर सकते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा, इसको करो, अटेम्प्ट लो सभी। चलो ये क्वेश्चन तो आपने अच्छे से किया होगा, सिंपल क्वेश्चन भी है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, इसमें एक ही डिमांड मेन है, स्थानीयकरण के कारक पूछे उन्होंने, ठीक है। 150 शब्दों में लिखना है तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो इंट्रो में ऐसा लिख सकते हैं, दो तीन तरीके हैं इंट्रो में, या तो आप ये सीधा लिख दो कि उत्तर पश्चिम भारत में कौन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है जो कृषि आधारित है, वो लिख दो। या ये भी अच्छा लिखता है कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है ना, प्रसंस्करण उद्योग का जीडीपी में कितना योगदान है और देश के निर्यात में कितना योगदान है, ये भी इंट्रो बहुत अच्छा माना जाता है। डाटा के साथ में आप लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया माना जाएगा। जैसे कितना 10 से 12 कितना प्रतिशत लगभग योगदान है, अभी मॉडल आंसर में देख लेंगे कितना योगदान है, वो लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके लिख सकते हो, या उत्तर पश्चिम भारत में कौन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे सकते हो इंट्रो में, ठीक है। बॉडी पार्ट की मेन डिमांड क्या है, एक ही डिमांड इसमें है कि इनके स्थानीयकरण के कारक कौन से हैं, कृषि जो उद्योग होंगे इनके ऊपर स्थानीयकरण के कारण कौन से हैं। आप पढ़ के आए हो, कोई भी इंडस्ट्री होगा उसकी लोकेशन अनुकूल कहां पे होगी, उसके कारण कारक पढ़ के आए हो आप। कौन कौन से कारक आपने पढ़े हैं कि वहां पे कच्चा माल की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। बाजार की दूरी वहां से कितनी है, बाजार आप पढ़ के आए हो। वहां पे पूंजी कैसी है उस उद्योगों को लगाने के लिए, वहां पे आधारभूत ढांचा कैसा है, आधारभूत ढांचा, ठीक है। मानवीय संसाधन कैसा है, मानव संसाधन वहां पे कैसा है, कौशल विकास है कि नहीं, ठीक है। वहां की सरकार की पॉलिसियां क्या है, सरकार की क्या भूमिका वहां पे है, वहां पे ऊर्जा एनर्जी जो है उसके क्या स्रोत हैं, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकता है या अलग से लिख सकते हो वहां पे क्या रोल है, ठीक है। और क्या चीजें हो सकती है, डायनेमिक नेचर की चीजें होती है कई बार, जलवायु वहां की कैसी है, हाँ आधारभूत, ठीक है। ज्योग्राफी वहां की कैसी है, भूगोल वहां की कैसी है, वो भी फर्क पड़ता है। भूगोल कैसी है, वहां का समाज कैसा है, सामाजिक आर्थिक तंत्र वहां का कैसा है। किसी भी उद्योग की स्थानीयकरण के ये कारक सारे के सारे एनसीईआरटी में आप पढ़ के आए हो, पढ़े नहीं पढ़े। अब इन सभी कारकों को अप्लाई किसके साथ करना है आपको, कृषि आधारित इनके साथ में अप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आगे लिखें इसमें, जैसे आप कैसे लिखोगे, बॉडी पार्ट में स्थानीयकरण के कारण हेडिंग देना वहां पे, और पहला उसमें लिखोगे जैसे कच्चा माल। अब ध्यान रखना उत्तरी पश्चिमी भारत को ध्यान में रखना है, आप गूगल में उत्तरी पश्चिमी भारत डालोगे तो क्या क्या मिलेगा वहां पे आपको, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ऊपर जम्मू कश्मीर तक उत्तरी पश्चिमी भारत का एरिया बता रखा है उसमें। तो मोटा मोटी आपका ये एरिया कवर होना चाहिए आपका। जैसे कच्चे माल की हम बात करें तो जैसे हम बात करें पंजाब हरियाणा की बात करें, पंजाब और हरियाणा की बात करें, यहाँ पे हम जानते हैं ये क्या है, हरित क्रांति प्रदेश है, हरित क्रांति का ये प्रदेश है। तो यहाँ पे हमने देखा गेहूं और चावल का अच्छा विकास हुआ है, यहाँ पे गेहूं चावल का विकास हुआ है। तो इनके ऊपर क्या बन सकता है, जो बिस्किट के बेकरी उद्योग बन सकते हैं, या फ्लोर मिल लग सकती है, आटे की जो मिल होती है, आटा मिल हो गई, या इनके जो बेकरी उद्योग हो गए, यानी जो बिस्किट की फैक्ट्रियां या जो ब्रेड की फैक्ट्रियां हो गई, इस तरफ बन सकती है वहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां पे काफी ज्यादा है इनमें, ठीक है। ना केवल कुटीरू वाली है, बड़ी इंडस्ट्रियां भी काफी है, ठीक है। और साथ में कच्चा माल, यहाँ पे एक और चीज देखी होगी आपने, डेयरी, डेयरी उत्पाद बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दूध, मक्खन, घी वगैरह, पनीर, ये सब है ना डेयरी उत्पाद, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छा है। विशेषकर हरियाणा में आप देखोगे पशुपालन का घनत्व है, विशेषकर भैंसों, भैंसों का जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए, चारा चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे हरित क्रांति प्रदेश है, अच्छा पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो चारा अच्छा है,
चारा अच्छा होगा तो पशुपालन अच्छा होगा, यानी भैंसों में विशेषकर यहाँ पे। और यहाँ पे भैंसों का जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कौन सी यहाँ पे भैंस है, मुर्रा वगैरह आपने देखी, कुंभी भैंस हम बोलते हैं लोकल। हम लोग भी किसान है तो वहां से हरियाणा से कभी कभी ये भैंसे ऐसे लेके आते हैं हमारे, हम भी कई बार देखते हैं। जैसे एक भैंस अभी 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 भी हमने पाल रखी है, वो जिसे बोलते हैं मुर्रा या कुंभी जो भैंस आती है, वो ज्यादा मतलब अच्छा प्रोडक्शन देती है। ठीक है, तो ये सारा इसमें जोड़ दिया। तो डेयरी उत्पादन यहाँ पे कच्चा माल आपको क्या कहाँ से मिला, दूध यहाँ पे मिल गया। पंजाब हरियाणा का लिख दिया आपने, और एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे, आप लिखो हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हो फल जलवायु कैसी, वहां की क्लाइमेट कैसा है ना। तो हिमाचल में क्या होंगे, जैसे सेब हो गए या और बहुत सारी प्रजातियां। तो इन सेब पर क्या होगा, जूस फैक्ट्रियां, जूस जो बनते हैं, पेक उगाते हैं, रियल जूस देखा होगा आपने, है ना। और भी बहुत सारे जूस यहाँ पे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे जेम बन सकता है इनका, या और भी चीजें हो सकती है। इसमें कच्चे माल में आप राजस्थान का एग्जाम्पल दोगे तो राजस्थान में क्या होते हैं, दालें और मसाले, दालें और मसाले यहाँ पे अच्छी, तो इनकी फैक्ट्रियां यहाँ पे है। यहाँ पे काफी ज्यादा जो दालें और मसाला है, इससे बहुत सारी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो ये चला रहे हैं। तो सस्टेन डेवलपमेंट में इनका कितना योगदान हो सकता है, स्थानीयकरण के कारण में मानव संसाधन का जैसे रोल आगे बताएंगे हम। तो आपने पहला क्या बताया, कच्चा माल बताया, ये हमारे स्थानीयकरण में पहला कारक भी है। बाद में दूसरा कारक बताओ, ठीक है, दूसरा कारक क्या बताएं, मानव संसाधन को लाते हैं। चलो, मानव संसाधन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, दोनों आ जाएंगे कि एक तो कुशल श्रमिक भी होना चाहिए, कुशल श्रमिक होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा बढ़िया फायदा मिलेगा उस चीजों को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हम पंजाब हरियाणा की केस स्टडी देखें, पंजाब और हरियाणा की केस स्टडी देखोगे तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा पहले भी, यहाँ के लोग साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं। मतलब इसका मतलब फायदा क्या मिलेगा, वो जोखिम ले सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं। जैसे उनको बोलोगे आप, किसी पंजाब के व्यक्ति, हरियाणा के व्यक्ति को बोलोगे, विशेषकर आपने सिख को देखा होगा, उनको बोलोगे आपको यहाँ जंगल में बसाते हैं, अमेजन के वनों में बसाते हैं, तो वहां पे भी अपना कृषि पारितंत्र बढ़िया से कर लेंगे, क्योंकि उनमें जज्बा है, हिम्मत है ना। और वो कैपेसिटी भी है, जोखिम सहन करने की कैपेसिटी, कल को नुकसान हो गया तो उसमें हिम्मत है, कर लेंगे यार, और कर लेंगे। तो आप इस क्षेत्र के लोगों को भी देखोगे, ये क्षमताएं ज्यादा मिलेगी। हालांकि हर जगह अपनी अपनी विशेषताएं, लेकिन अब जब बात करें स्थानीयकरण की, तो उसमें मानव संसाधन का एक बड़ा फैक्टर है कि यहाँ के लोग है ना, हरित क्रांति में भी ये बताते हैं कि हरित क्रांति वगैरह यहाँ पे मतलब शुरुआत क्यों हुई, या यहाँ पे ज्यादा सफल क्यों हुई, उसके ये कारण बताते हैं, यहाँ के लोग है ना तैयार है उस चीज के लिए, जोखिम लेने के लिए तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार है, निवेश करने के लिए तैयार है। उनमें एक गुण है, पुराने समय से ही गुण है। आपने देखा होगा योद्धा, यहाँ के बहादुर सैनिक पहले भी है, अभी भी अपनी आर्मी में यहाँ के काफी है। तो ऐसे करके लोगों में एक मानव संसाधन बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये बता दिया आपने। तीसरा क्या बताओगे, सरकार की नीतियां या सरकारी प्रयास बताओगे ना। जैसे भाई ये क्षेत्र जो है, जैसे आप हिमाचल में देखोगे तो हिमाचल में ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो हुई, फूड प्रोसेसिंग वाली है ना। आपने जो पंतजलि वाला देखा होगा, सेज वगैरह ये देखे होंगे, तो सरकार की पॉलिसी वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, तो इनको काफी छूट मिल रही है वहां। वहां पे बहुत सारे ऐसे औद्योगिक जो संकुल है वो बन रहे हैं, उनको सरकार छूट दे रही है, इसलिए बन रहे हैं। इसलिए तो हिमाचल के अंदर ये जूस वगैरह, ये जो प्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बहुत ग्रो कर पाएगी। ये एग्जांपल दिया। आप इनमें पंजाब हरियाणा का एग्जांपल देके बताओगे कि हरित क्रांति में सरकार ने कितना निवेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना निवेश किया है। सरकारी प्रयास हो गई, मानव संसाधन हो गया। चौथा क्या, पूंजी। पूंजी यहाँ पे न केवल देखो बड़े किसान है, इस क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी भारत में आप देखोगे बहुत बड़े किसान है, तो ये लोग, इनके पास पूंजी की वैसे कमी नहीं, खुद की भी। साथ में सरकार के जो संस्थागत ऋण है, जैसे विशेषकर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत ज्यादा ऋण मिलता है, आपने देखा होगा यहाँ पे कि पंजाब हरियाणा के किसानों को सब्सिडी अच्छी मिलती है। साथ में आपने ये भी देखा होगा, जैसे यहाँ पे यूरिया है या विद्युत सब्सिडी, वो भी अच्छी खासी है। तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास है कि उनको जो उनका पंप सेट है चलाने के लिए फ्री में वो बिजली दे रहे हैं। हालांकि उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी आते हैं बाद में। तो आप सरकार का प्रयास बता सकते हो, पूंजी बता सकते हो, ये बस चीजें बता सकते हो। इसके अलावा वहां पे आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सबका आप बता सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल देके बता सकते हो। आधारभूत ढांचा वहां कैसा है वो बताना। सड़कों का जाल है, नहरों का जाल है, ये अभी हमने पढ़ा, कौन से जो कॉरिडोर पढ़े, जो दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसके अलावा जो अमृतसर वाला है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दोनों इसी से जुड़े हुए ना। देखो कैसे अभी हमने पढ़ा, कैसे अभी इसको इंप्लीमेंट कर दिया कि यहाँ पे परिवहन का जाल अच्छा है। कैसे, जो हिमाचल की इंडस्ट्री है, पंजाब हरियाणा राजस्थान, इनकी इंडस्ट्री है, दो कॉरिडोर से जुड़ी हुई है, जो फ्रेट कॉरिडोर हो या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो। तो यहाँ ये न केवल डोमेस्टिक जो सप्लाई है उस चेन से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, बल्कि जो विदेशी सप्लाई है बंदरगाहों के माध्यम से, उससे भी अच्छे से जुड़े हुए हैं। परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास उत्पाद है, बाजार नहीं है, तो क्या करोगे उस उत्पाद का, है ना।
आपने अच्छा प्रोडक्शन कर लिया, है ही नहीं। जैसे मैं पढ़ाना अच्छा जानता हूँ, ठीक है, गांव में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ, आज मेरे पास इंटरनेट ना होता तो मैं कैसे आपसे जुड़ता भाई, कैसे कनेक्टिविटी हो पाती। वैसे ही फिजिकल गुड्स में ये होता है, अभी हम सर्विस में जुड़ रहे हैं आपस में, फिजिकल गुड्स में भी तो गलियारे क्या करते हैं, यही इंटरनेट का काम करते हैं। इस बात को समझो, बहुत ही प्रैक्टिकली समझो एकदम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारे हमारे पास कारक हो गए। तो स्थानीयकरण के कारक विद सारे एग्जाम्पल हमने ऐड किए हैं, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग केस स्टडी के साथ बताने की कोशिश की है। सरकार के स्थानीयकरण कारकों में सरकार को भी, लोगों को भी शामिल किया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया। आजकल जो लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लोगों के पास में है। मतलब इस क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भारत के पास एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उत्तर भारत की जनसंख्या है ना, उत्तर भारत की जनसंख्या, भारत की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या तो ये रहती है मैदानों में, उत्तर भारत में। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी सप्लाई कहाँ हो जाएगी, डोमेस्टिक कंजप्शन इतना है हमारे यहाँ, खाद्य डोमेस्टिक कंजप्शन बहुत अच्छा है। तो इनको ज्यादा डिपेंड, बाहरी चीजों पर ज्यादा डिपेंड रहने की नीड ही नहीं है। इनकी सप्लाई कम पड़ रही है यार, डिमांड इतनी ज्यादा है खाने पीने की चीजों की, है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो अपने आप इनका फायदा हो रहा है। तो ये भी आप चीजें लिखोगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारक आ गए, समझ गए ना आप, कच्चे माल से लेकर सरकार की पॉलिसी, जलवायु, भूगोल, इन सबको जोड़ के आप बता सकते हो। और एक अच्छा एक मैप जरूर बनाओ यार, जब क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन में उत्तरी पश्चिम भारत है, तुरंत क्या करो, एक छोटा मैप बनाओ, ऐसे करके आराम से एक मैप बनाओ, पूरा बड़ा मैप नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लोकेशन लिखो, जैसे हिमाचल है तो हिमाचल में जूस या सेज वगैरह लिख सकते हो आप। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे जूस, जैम, ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको हिमाचल का। यहाँ पे जो पंजाब हरियाणा होला होगा आगे, है ना, थोड़ा मैप में सही करना, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब हरियाणा में आप क्या दिखाओगे, पंजाब हरियाणा में आप दिखाओगे डेयरी प्रोडक्ट दिखाओगे, डेयरी उत्पाद। इसके अलावा यहाँ पे गेहूं और चावल पर आधारित उत्पाद होंगे। ये वही राजस्थान का एग्जाम्पल हो गया। आप राजस्थान के अंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में दालें और मसाला बहुत है यहाँ पे। एक राजस्थान की केस स्टडी में यहाँ पे एक और है, जैसे पंजाब हरियाणा से लगता हुआ गंगानगर जो है, गंगानगर में आजकल किन्नू, जो संतरा किन्नू होते हैं ना, किन्नू, तो यहाँ पे जूस वाली जो फैक्ट्रियां काफी लग रही है। तो देखो एक इंडिया के मैप में आपने कैसे इसको प्रेजेंट कर दिया, ये सारा का सारा आपको नंबर दिलाने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो छोटे छोटे मैप बनाना भी सीख जाओ कि केस स्टडी के रूप में हम मैप को दिखाएंगे। आज जैसे मुझे इसमें अभी याद आ रहा है, हिमाचल प्रदेश का एक गांव है, आज के अखबार में था, उसका नाम क्या, देखो मैंने लिखा था यहाँ पे, मड़ावक गांव है ये। इस गांव की केस स्टडी अखबार में आई थी, मड़ावक गांव। इस गांव का संबंध इसी से है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से है। यहाँ पे 450 घर है इस गांव में, सारे के सारे करोड़पति, सारे के सारे करोड़पति, मतलब इनका आर्थिक संसाधन इतना अच्छा है उन लोगों का। उसका इंपैक्ट यह है कि सारे के सारे गांव में लोग एक दूसरे से जुड़े, कि सब बराबर हैं, सबके पास पैसा हुआ दिखाने के लिए किसी के पास नहीं है, सबके पास अच्छी गाड़ियां हैं, सब अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, है ना, मानव संसाधन अच्छा है, महिलाओं का सम्मान अच्छा है वहां पे, है ना, कोई सामाजिक बुराइयां उतनी ज्यादा वहां पे नहीं है, ठीक है। इस कारण पॉसिबल हो पाया कि वहां पे सेव बहुत अच्छे होते हैं। तो सेव अच्छे होते हैं तो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, कैसे सेव को हम पॉली हाउस से इनसे बचाएंगे, जो क्लाइमेट होता है उससे बचा के। तो हर एक गांव में क्या है, उस गांव में क्या, मतलब सभी के जो सेव है अच्छे प्रोडक्शन होते हैं और सप्लाई करते हैं वो लोग। वहां पे अच्छी बैंक वगैरह स्थापित है, सबके खाते में बता रहे हैं कि लगभग 75 लाख हर एक परिवार के खाते में वहां पे। और एशिया का सबसे जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक वाला गांव यही गांव है। हमारे लिए तो कितनी अच्छी बात है, बड़ा वक्त गांव है। इसको केस स्टडी बटन गूगल करना आज इसको ना, इसको एज ए केस स्टडी जैसे मैंने अभी इस्तेमाल किया, लिख दिया ना बड़ा वक्त गांव, इसकी केस स्टडी, प्रति व्यक्ति आय कितनी चीज, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया। ये सारे जो हम घटक पढ़ के आए ना, कि कच्चा माल वहां पे सेव है, इंडस्ट्री वहां पे अच्छा आसानी से स्थापित हो सकती है, ट्रेडिशनल रूप से भी वो सेव से कुछ ना कुछ बनाते होंगे, जूस बनाते होंगे या और भी प्रोडक्ट बनते होंगे, और भी वहां पे ना केवल सेव बल्कि और भी क्या है, और भी वहां पे कच्चे माल आसानी से मिल जाते हैं। तो ये चीजें आप बताओ, इनमें नई चीज इस्तेमाल करो। मतलब ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख लिया था कि मैं कभी इसको एग्जाम में दूंगा। यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ कि हिमाचल का मड़ावा गांव एशिया का सबसे अमीर, यहाँ पे सेब, बागवानी, प्रति व्यक्ति आय, समावेशी विकास लिख दिया। जैसे यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल थे, और ये डेली न्यूज़पेपर से निकालो, बिल्कुल 2 लाइन काफी है। जैसे आप बोलते ना कि सर हम इसको न्यूज़पेपर में नोट्स कैसे बनाए, आपने ये देखा आज खबर देखी भाई, है ना, हिमाचल का ये मड़ावक गांव सबसे एशिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आए, तो बस इतना 2 लाइन में लिख लिया, वैसे यही नोट्स आपका, और अलग से कुछ नहीं होगा, है ना। अब आप बोलोगे सर मुझे बना के नोट सेंड करो, तो वो यार वो चीजें आपके लिए काम ही नहीं करेगी कभी, दूसरों के नोट्स, दूसरों की कंटेंट आपके लिए नहीं काम करेगा वो ज्यादा। आप खुद बनाओ, डेली बेसिस पर बनाओ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सेंड करता रहता हूँ, पहले भी कितने नोट्स दिए हैं आपको ऑलरेडी, है ना, ठीक है। उसमें अपना जब तक इनपुट नहीं डालोगे नंबर नहीं आने वाले हैं।
एक तो बच्चों का एक सवाल कभी खत्म नहीं होता, इसमें क्या पढ़ें? करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ें? कभी खत्म नहीं होता। कितनी बार उनको चाहिए वीडियो बना के बता दो, पर्सनली बता दो, फिर उनका कभी खत्म ही नहीं होता है। करंट अफेयर में ये पढ़ें, अच्छा करंट अफेयर ये मैगज़ीन पढ़नी है, फिर पूछेंगे इसके अंदर पीटी 365 पढ़ें या मेंस 365 पढ़ें या मंथली पढ़ें या डेली वाइज़ पढ़ें या इंटरनेट से पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें? वो कभी खत्म नहीं होने वाला। इतना करंट अफेयर है यार, सिंपल सा बता दिया कि मंथली विज़न की मैगज़ीन आती है, उसको पढ़ लो ढंग से और कुछ पढ़ना ही नहीं है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ लो, बस 2 चीज़ काफ़ी है। कहाँ फिर चक्कर में पड़े हो? फिर पूछेंगे सर दृष्टि वाली ज्यादा अच्छी है, क्रॉनिकल की अच्छी है, विजन की अच्छी है? एक पढ़ लो यार, कोई भी है ना। वैसे मैं विजन की पढ़ता हूँ तो वो बोलता हूँ कि विजन की ठीक है। चलो, इंट्रो में हमने पहले क्या बात की है, तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका थोड़ा सा हिंट दे दो, या फिर लिखो जैसे जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? 8 से 10% का उसका योगदान है। साथ के देश के कुल निर्यात में भी देखें तो इसका 11 से 12% इसका योगदान है। क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फिर क्या होता है, कृषि और विनिर्माण दोनों मिलके है ना, केवल कृषि नहीं है ना, तो इनका योगदान है, ध्यान रखना। ठीक है। अब उत्तर भारत में कौन से ऐसे कारक हैं जो यहाँ पे इन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको आगे ले जाते हैं, यहाँ पे क्यों स्थापित हुई है? तो ये क्वेश्चन तो हर साल है, याद रखना, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन है। कभी उन्होंने सूती वस्त्र पूछ लिया, कभी लौह इस्पात उद्योग पूछ लिया, कभी आईटी उद्योग पूछ लिया, कभी कृषि उद्योग पूछ लिया, हर साल क्वेश्चन है, तो आपकी थीम हो गई अब। मेंस की सिलेबस की थीम है, जैसे आप बच्चे बोल रहे थे सर इनको सिलेबस से इंटीग्रेट करो, वैसे भी मैं लेके चलता हूँ, बताता रहता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आपके जीएस 3 में भी आ जाएगा। जीएस 3 के अंदर जो कृषि वाले टॉपिक है उसमें सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बस वहां पे थोड़ी सी इकोनॉमी की बातें हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका क्या बोलता है। यहाँ पे ज्योग्राफी की बातें हम ज्यादा करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है चीज है। सेम क्वेश्चन ज्योग्राफी में आया तो हमने ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लिखने की कोशिश की है। बाकी अन्य टॉपिक भी लिखे हैं, इकोनॉमी भी लिखे हैं, सामाजिक भी लिखे हैं, लेकिन जीएस 3 में आता तो वहां पे ध्यान रखना, वहां पे वेटेज देना डाटा को, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से लिखने की ज्यादा कोशिश करना, लेकिन भौगोलिक कारक वो कारक भी लिखने हैं वहां पे, लेकिन वेटेज किसको देना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इंडिया का मैप बनाए और अच्छे से जो दिखाना था हमें, जो एज ए केस स्टडी में दिखानी थी अलग अलग, वो हमने मैप में दिखा दी। एग्जामिनर इस मैप को देख के समझ गया कि आपने कंटेंट में क्या लिखा है, आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। 10 में से 6 नंबर आप लेके जाओगे इसमें आराम से। ठीक है। पहला कारक हमने देखा कच्चे माल की उपलब्धता, पंजाब हरियाणा का एग्जाम्पल लिखा, गेहूं चावल, यही फ्लो चार्ट से लिखा, क्यों लैंग्वेज में लिखेंगे। राजस्थान का एग्जाम्पल लिखा, दाल मसाला, डेयरी उद्योग राजस्थान में भी अच्छा है, राइस मिल वगैरह ये यहाँ पे अच्छी है, डेयरी उद्योग इनमें भी अच्छा है, पशुपालन डेयरी उद्योग है ना, बेकरी उद्योग। दूसरा हिमाचल का जूस उद्योग इंपॉर्टेंट है, सेव, आलू बुखारा, जेम उद्योग। अभी ये केस स्टडी लिखते हैं, यहाँ पे कौन सा गांव, मड़ावक गांव, ये याद नहीं रहता, एक तो मड़ावक गांव इसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। मड़ावक गांव की कैसे स्टडी लिख दो, कैसे मतलब प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है। अनुकूल जलवायु, सही बात है, पंजाब हरियाणा, यहाँ पे रबी की फसल में गेहूं वगैरह अच्छे होते हैं, खरीफ में चावल अच्छे होते हैं। और ये अनुकूल जलवायु यहाँ के पशुपालन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अनुकूल जलवायु पशुपालन के लिए बहुत अच्छी है, क्यों? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम राजस्थान की बात करें तो हम पंजाब हरियाणा से पिछड़े क्यों हैं? उसके दो फैक्टर हैं, एक तो हमारे पास अनुकूल जलवायु नहीं है, कि जैसे यहाँ पे मई और जून में, अप्रैल मई जून में इतनी गर्मी पड़ती है, बेचारा पशुपालन जो है ना उसका दूध आधा हो जाता है, मतलब घट के, क्योंकि लू चलती है, लू के थपेड़े लगते हैं तो पशु बीमार होने लगते हैं, या वाष्पीकरण की दर ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पंजाब हरियाणा में इतना ये नहीं होता, क्योंकि वहां पे वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो थोड़ा माहौल अच्छा बना रहता है जलवायु का, आर्द्र जलवायु ऐसी है ना, तो ये फैक्टर है। दूसरा चारे का भी एक संकट है, राजस्थान में चारे का संकट हमेशा बना रहता है। ठीक है। पंजाब हरियाणा में तो बड़े बड़े फार्म, चारा वगैरह अच्छा है वहां पे। तो ये फैक्टर देखो, तुलना करके भी हम बता सकते हैं। राजस्थान शुष्क जलवायु है, यहाँ पे दालें मसाला ज्यादा अच्छा होता है। आधारभूत ढांचा कनेक्टिविटी, आप अमृतसर कोलकाता वाला औद्योगिक गलियारा बताओ, दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर बताओ, क्योंकि ये गांवों से शहरों को जोड़ेगा, तभी तो हम कच्चा माल या जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो शहरों में पहुंचा पाएंगे, जहाँ पे सप्लाई होगी हमारी। ठीक है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ये सब लिखना जरूरी था ये। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सिंचाई, नहरें, ये सब लिखो, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर लिख दिया हमने, पंजाब हरियाणा नहरों का जाल हमने लिख दिया। मानव संसाधन में क्या लिखा हमने, कि पंजाब हरियाणा के लोगों में क्या होता है, जोखिम लेने की साहस ज्यादा होता है, वो डरते नहीं है, उद्यमशीलता का गुण उनमें ज्यादा होता है। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब पहले विद्वानों ने बताया भी था कि हरित क्रांति यहीं क्यों लॉन्च की गई थी और यही सफल क्यों हुई थी, उसके कारकों में आता ही है कि यहाँ के लोग जो होते हैं, लोग जल्दी से अडेप्ट करते हैं उस चीज को, डरते नहीं है। ठीक है। और ऐसा भी देखा होगा, जहां जहां भारत में नहरों का विकास होता है, जैसे वहां पे पंजाब हरियाणा के लोग आगे रहते हैं। मतलब आपने, जैसे मैं राजस्थान में भी देखता हूँ, जहां पे नहरों का विकास है वहां पे पंजाब के लोग आके बस गए, उन्होंने अपनी जमीनें ली पहले से ही, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ पानी है तो सब कुछ है भाई। ये बात मैं भी मानता हूँ, पानी है तो फिर कुछ ही है, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई सरकारी नौकरी नहीं, पानी है तो सब कुछ कर लेंगे हम। सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे नहीं बाद में, है ना, पानी है तो सब कुछ है। ठीक है। सरकारी सहायता, वित्त संस्थागत ऋण है, सब्सिडी है, विद्युत खाद है, ये सारे संस्थागत लिखो, रिसर्च अनुसंधान लिखो। आप राजस्थान में जैसे यहाँ पे भरतपुर में सरसों का सेंटर, हमारे राजस्थान सरसों में टॉप पर है भारत में। क्यों अच्छा है, क्यों? हमारी एक तो क्लाइमेट
और सरसों सरसों से भी तो खाद्य फूड इंडस्ट्री बन सकती है ना। सरसों से बहुत सारी चीजें बनती है, तेल बनता है, और भी जो पशुओं का जो होता है वो होता है। ठीक है, तो ये भी फूड इंडस्ट्री में आएगा, सरसों भी उसमें आएगा। ठीक है, एक तरह से खाद्य तेल आता है ना यहाँ से, दालें, खाद्य तेल। तो सूचना व संचार का पर्व अच्छा है। मतलब आपने देखा होगा आजकल तो चलो सूचना गाँव तक भी चली जाती है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय जैसे जागरूक लोग थे जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे या टीवी देखते थे, उन्हीं तक, शहरी वर्ग तक ही सूचना का प्रभाव होता था। तो मैंने जैसे इस केस स्टडी को काफ़ी अप्लाई किया, अपने क्षेत्र में भी अप्लाई किया है कि जैसे मेरा जिला सीकर जिला है ना, तो उसके आस-पास मैंने देखा जो किसान थे पहले के ना, जो सड़कों के किनारे थे या हाईवे के पास में थे या शहर से तो शहर तक की जो सूचना थी उनके पास पहले आ जाती। तो वो पहले सब्जियाँ, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस उगा रहे थे, है ना? हमारे तक तो पहुँच थी नहीं उनकी, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा होता है क्या? वो लोग ही जो शहर के आस-पास होते हैं, जिनके पास सूचना का प्रवाह अच्छा होता है, तो वो लोग जल्दी लाभ ले लेते हैं। आपने भी देखा होगा। अभी क्या हो गया, अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो हमारे पास भी जैसे शहर में जो सूचना आई, वो हमारे पास भी आ जाएगी अब। तो हम भी जैसे फार्म बोर्ड बनाने लग गए, सौर ऊर्जा पंप लगाने लग गए। जो नई टेक्निक आई है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, वो अब आजकल गाँव वाले भी लगाने लग गए। क्योंकि अब सूचना का प्रवाह आसान हो गया, इस बात को ध्यान रखना। पहले सूचना क्या होती थी, सड़क के साथ आती थी। जैसे ही सड़क का विकास हुआ, सूचना भी उसके साथ आएगी। सरकारी अधिकारी भी उस गाड़ी लेके अपनी आएगा। पहले वो गाँव में नहीं आता था, क्योंकि सड़कें नहीं थी। वो कौन चाहता है अपनी लाइफ खराब करना, मतलब उनकी नज़र में कि यार कौन जाएगा गाँव में? वो ऐसा सोचते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, नौकरशाही में थोड़ा-सा कई बार हम पढ़ते हैं। तो वो शहर में ही अपना काम कर लेते थे, गाँव में नहीं आते थे। काम होता था, जैसे मुझे याद है 2019 में जब मैं अपना फार्म पॉन्ड बनवा रहा था, है ना? तो 2019-20 की बात है, तो मैं अपने फार्म पॉन्ड के फोरम के लिए मैं खुद जाके उस शहर में जाके मिल के आया हूँ कि यार मुझे फार्म पॉन्ड बनवाना है, ये फोरम है, देख लो इसको ढंग से, है ना? तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि सूचना का प्रवाह कैसे परिवर्तन लाता है, सूचना क्रांति इनके माध्यम से। ठीक है, बाजार होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे बाजार भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे करके देखो शानदार आंसर हो गया। तो कैसे लिखा आपने? जो अभी तक डिस्कशन किया ना, उस दृष्टिकोण से आपने लिखा। एग्ज़ाम्पल चाहे कम हो ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं।